morning. With madam's permission, should we start? Good morning, sir. How are you? मैम नमस्ते, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए कैसे चल रहा है सब? बढ़िया? बस अब सब लॉकडाउन में Nice to have you with us, sir, today. No, it's my pleasure. It's my pleasure. Thank you so much. Madam, I will take this pleasure to introduce our speaker with us, respected HOD madam, my dear aqua farmers, dear colleagues, dear students, a very good morning to you. I take this opportunity to welcome you all in today's webinar, Mitigation Strategies for Shrimp Farmers of Punjab. Today we have with us two speakers, Dr. Manoj Sharma, Director, Mind Aquaculture Private Limited, Surat, Gujarat, and our respected Dr. Miradi Ansal, HOD, Aquaculture. Now, if we talk about Dr. Manoj Sharma, he needs no introduction. He is a globally recognized shrimp farmer, a globally loud speaker, a policy maker, and a farm scientist par excellence. He is himself a farmer doing shrimp farming on 200 hectares. Sir is presently serving as the acting president, Gujarat Aqua Dealers Association. Sir is vice president, Gujarat Aquaculture Association. He is a member of board of management of one of the renowned university, that is Central Institute of Fisheries Education. Sir was formerly member planning commission of India. You know, sir is a global speaker. You talk about any shrimp producing country in the world. No country has left where he has not spoken. So this is a unique achievement. You talk about, you name a country and he has spoken over there. Sir, we welcome you all. मैं सर के लिए दो लाइन्स कहूंगा जरूर. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है. बड़ी मुश्किल से होता है चमन में मनोज सर जैसा दीदावर पर. बड़ी मुश्किल से होता है चमन में मनोज सर जैसा दीदावर पर. सर, मैं आपके और आपके फार्मर्स और आपके स्टूडेंट्स जो आपको सुनना चाह रहे हैं, उनके बीच में ज्यादा टाइम ना रहते हुए, आई वेलकम यू विद मैडम्स परमिशन. आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग सेकंड स्पीकर आफ्टर फर्स्ट स्पीकर इज ओवर. सो आई वेलकम सर विद योर प्रेजेंटेशन, प्लीज सर. सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल. थैंक यू प्रभुजीत फॉर तूने यार बहुत तारीफ कर दी. आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम. लास्ट टाइम आपके यूनिवर्सिटी आया था और मेरा काफी क्या बोलते हैं उसको, एक लगाव सा है और एक झुकाव सा है हरियाणा पंजाब की तरफ. राजवीर भी दिख रहा है. राजवीर इज ऑलवेज इन टच विद मी. क्या हाल है राजवीर? बढ़िया सर, आप बताइए. तो उसमें ऐसा है प्रभुजीत की यू ऑल नो कि हरियाणा में 2013 में जो रोहतक से जो शुरुआत हुई थी, आई एम सो प्राउड कि पंजाब यूनिवर्सिटी हैज टेकन इट इन ए वेरी वेरी बिग वे. और मैं 2-4 दिन से जब आपसे संपर्क में था और मीरा मैम, मेरे को सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी पंजाब हैज बिकम ऑलमोस्ट डबल इन प्रोडक्शन देन हरियाणा. तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल पंजाब श्रिम्प फार्मर्स. थैंक यू. मैं आज सभी मेरे किसान भाई है यहाँ पर, शायद कुछ 69 लोग तो दिख रहे हैं लॉग इन, और धीरे धीरे कुछ बढ़ेंगे भी. तो आज का जो सेमिनार है या जो वेबिनार है, ये अब ये नए जिंदगी के नए जीवन का नया नॉर्म है. हो सकता है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग और इतना जिंदगी में भी हो सकता है एजुकेशन भी अपना इसी तरह से चले. ये जो कोविड हुआ है, ये जो इन्फेक्शन, ये जो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 है, ये ना कि सिर्फ
इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि पूरे पृथ्वी के हर इंसान को, हर लाइफ को ये हिला के रख दिया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये बहुत जल्द से जल्द तकलीफ दूर हो जाए ताकि हमारा जीवन फिर से पट्टे पे आ जाए। सबसे पहले मैम, मैं पंजाब के फार्मरों को यही बताना चाहता हूँ कि जितना भी प्रभुजीत ने तारीफ किया है, साइंटिस्ट, दिस मेंबर, दैट मेंबर, वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहले से ही किसान हूँ और मैं इस चीज को गर्व मानता हूँ कि मैं श्रीम फार्मर हूँ। और इसी चीज को लेके मैं पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ कि मैं बहुत सक्सेसफुल श्रीम फार्मर हूँ। जब आपका सक्सेस अच्छा चलता है तभी लोग आपको याद करते हैं, फिर आप वो लोग सक्सेस, दूसरे भी लोग उस सक्सेस को पाना चाहते हैं। तो जितनी भी प्रभुजीत ने मेरी जो लिस्ट पढ़ी है वो सब मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद मानता हूँ कि उसने मुझे लायक बनाया, कामयाब बनाया, इसलिए लोग मुझे पूरी दुनिया में बुलाते हैं। पंजाब, हरियाणा या अभी राजस्थान मेरे लिए दिल के बहुत करीब है, खास करके जब प्रभुजीत भी मुझे मिला था। हेलो, हाँ सर, सुन रहे हैं। somebody is trying to present. उमर, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है। आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करना है, आप दोबारा रिमूव हो जाओ और दोबारा ज्वाइन करो। आई विल बी रिमूविंग यू। हेलो, हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए। आई विल बी रिमूविंग द पार्टिसिपेंट। नो बट माय स्क्रीन, स्टॉप प्रेजेंटिंग करो उनको। हाँ, मैं कर रहा हूँ। सॉरी सर। हाँ, उन्होंने कर दिया सर। इट्स ओके। सो I will start my presentation. मेरा प्रेजेंटेशन कुछ प्रभुजीत इस बार ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं है। मैं ओवरऑल दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ये बहुत अच्छे से दिख रही है सर। मेरा आवाज ठीक है कि कुछ नहीं सर, बिल्कुल ऑडिबल है सर, बिल्कुल ऑडिबल है, क्लियरली। अच्छा। इसमें ऐसा है कि प्रभुजीत, विद योर रिक्वेस्ट, ये मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ श्रीम फार्मिंग इन पोस्ट कोविड, ये जो अभी जो पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के कुछ फार्मर्स हैं, सभी लोग संकोच में हैं, दुविधा में हैं कि ये जो बीमारी, महामारी जो फैली है, इसके अंदर श्रिम्प फार्मिंग की स्थिति क्या होगी, हम सब लोग को क्या करना चाहिए और इसका आगे भविष्य क्या होगा। एज ए फार्मर मैं भी इस चिंता में हूँ और जो चीज मैं कर रहा हूँ, मैं मेरे किसान भाइयों को वही सलाह देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस चीज को मान के चलें कि ये बीमारी में अगर से, जैसा मैंने कहा है कि इफ यू सून फाइंड ए क्यूर, नथिंग इज गोना चेंज। अगर से इस बीमारी का जल्द कुछ इलाज मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस समाज में या दुनिया में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव आएगा। अगर से भगवान न करे कुछ, अगर से इसका जल्दी सॉल्यूशन या कल इसका हल नहीं निकला, ये जल्दी इसका कोई इलाज नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जीवन में 90% बदलाव हो जाएगा। चहल पहल, रहन सहन, हर चीज में बदलाव आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आज की स्थिति जानने से पहले मेरा ये मानना है कि किसान भाई जो हरियाणा, पंजाब में हैं, वो डिपेंड है पूरा वर्ल्ड मार्केट के ऊपर। कि तो जो श्रिम्प पकाते हैं 99% इसका डोमेस्टिक में कोई मार्केट नहीं। ask people to mute the yes sir, I will mute them, don't worry। जी। तो उसमें ऐसा है कि ये पूरे अपने देश की जो बात करें पूरे विश्व में, तो करीब पूरे विश्व में 45 लाख टन जितना झींगा पकता है और कंज्यूम होता है। अब इसमें सबसे बड़े गर्व की बात है कि पिछले 2 साल से भारत एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट, नंबर 1 प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। ये सब आप लोगों का मेहनत है, सभी किसान भाइयों का। भारत के वर्ष में जो झींगा पालन जो कर रहे हैं, मैंने देखा है जब प्रभुजीत में श्रिम्प फार्मिंग में आया था, जब 1994-95 में हमने शुरुआत करी थी, गुजरात में एक पॉन्ड बनाया था, तब भारत की स्थिति श्रिम्प फार्मिंग की 7वें-8वें स्थान पे थी विश्व में, और हम करीब 60 से 70 हजार टन के बीच में एवरेज प्रोड्यूस करते थे, वो भी ब्लैक टाइगर मोनोडॉम। लेकिन जब से बेनामी आया है, 2009 से प्रोडक्शन हुआ है, आप देख सकते हो कि
दिन दुगनी रात चौगुनी इसके अंदर लोगों ने तरक्की करी है और अपना श्रिम्प प्रोडक्शन आज विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया है। 2019 में हमारे हिंदुस्तान के किस भाइयों ने करीब 8 लाख टन जितना श्रिम्प का उत्पादन किया, जिसका करीब 40,000 करोड़ जितने का जिसका एक्सपोर्ट का वैल्यू था। अब जब आप देखते हैं कि श्रिम्प फार्मिंग क्या है और श्रिम्प फार्मिंग के कंपोनेंट क्या है, तो मेरे हिसाब से श्रिम्प फार्मिंग अगर से आप देखे जाए, श्रिम्प फार्मिंग अगर से कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो उसके 4 पहिए, सीड, फीड, हेल्थ प्रोडक्ट्स और फार्मर का मैनेजमेंट। ये 4 मूल इसके पहिए हैं, और एक भी ठीक ना हो या बराबर से नहीं हो या पंक्चर हो तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो आप 2019 में देख सकते हैं कि सीड प्रोडक्शन करीब हमारे यहाँ 75 बिलियन हुआ, यानी 750 करोड़ सीड का हमने उत्पादन किया। और उसके लिए जो उत्पादन जो हमने 8 लाख टन का जो झींगा पकाया, उसके लिए जो हमको फीड लगा वो करीब 1.8 मिलियन टन, 18 लाख टन जितना हमने खुराक भी इस देश के अंदर इस्तेमाल किया। आप देखते हैं कि जो कोविड आया, अचानक जो बीमारी चालू हुई, जब जिसका जो उगम स्थान वुहान था चाइना में, आप देख सकते हैं कि वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही इस बारे में वहां पर इसका फैलाव चालू हो गया था। और अपने देश में आते आते फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसकी काफी गंभीर स्थिति देखी जाती थी, और हमने 22 मार्च को पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन किया, और एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। बोलते हैं कि चाइना के बाद अगर से सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट किसी ने इस चीज का पालन किया है तो वो अपने भारत सरकार ने पालन किया। अब ऐसा हुआ कि इसकी गंभीरता, इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत कम लोग समझ पाए। अब अचानक लॉकडाउन, यानी जब मोदी जी ने आके बोला कि 22 तारीख को कि भाई कल से सब अपने घर में रहेंगे और सब कम्युनिकेशन, सब ट्रांसपोर्टेशन, रोड, एयर, रेलवे सब बंद हो जाएगा। अब वो स्थिति अचानक जब सबसे ज्यादा महत्व जान बचाने के लिए दिया गया। मैं खुद पिछले 27 साल से श्रिम्प फार्मिंग कर रहा हूँ और काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ, तो मेरे भी दिल को लगा कि जो भी सरकार ने डिसीजन लिया वो बहुत सही था। तो मैं खुद एक कॉमन नागरिक की तरह ये मानता हूँ कि जब भी अचानक आपके घर पर किसी ने पत्थर मार दिया, तो आप तुरंत बाहर जाके खड़े नहीं हो जाते। आप देखते हो, आकलन करते हो कि भाई क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मैंने किसी से पंगे तो नहीं लिए, ये पत्थर कौन मार रहा है। फिर आप झांक के देखोगे खिड़की से, फिर आप कुछ कवर लोगे, प्रोटेक्शन लोगे, फिर बाहर जाके देखोगे क्या होगा। तो ये लॉकडाउन की भी जो स्थिति थी अपने देश में, एग्जैक्टली उसी तरह से, तो ये नोवल वायरस था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो जैसे ही सरकार ने इसको लॉकडाउन किया, 30 दिन के अंदर हमको टाइम मिल गया, सरकार को टाइम मिल गया कि इस बीमारी के बारे में जानने के लिए, इसका किस तरह से इसका इफेक्ट आएगा, ये किस तरह से स्प्रेड होता है, कहाँ इसका रोकथाम कर सकते हैं। ये 30 दिन का जो लॉकडाउन था, ये प्रिपरेशन टाइम था, और ये सबको बहुत अच्छा प्रिपरेशन मिला। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन आया, फिर उसके बाद हमने पता चालू किया कि भाई कई सारे इंडस्ट्रीज को इसका इफेक्ट हुआ। अब पूरे इंडस्ट्री की बात ना करते हुए हम श्रिम्प फार्मिंग की बात करते हैं। अब जैसे किसान भाइयों को, हम सब लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला कहाँ आया? आप मान के चलो कि पूरे हिंदुस्तान में मोटापा, हम करीब फरवरी से हमारा श्रिम्प फार्मिंग का सीजन चालू होता है, जो अक्टूबर नवंबर तक चलता है। अब आपके पंजाब उधर की बात कर लो, तो आपके लिए मेन सीजन है मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक का, जो हमारे गुजरात के लेवल का है। उसके बाद हमको ठंड लग जाती है, इसलिए हम वहां नहीं कर सकते। हमारे गुजरात के अंदर जो मैं बात करूं, कि जो पूरा सीजन ही चालू होता है मिड मार्च से। अब जैसे 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ, तो सबसे पहले सीड का ट्रांसपोर्टेशन मेजरली अफेक्ट हुआ। और आपको सरप्राइज लगेगा कि इवन आंध्र प्रदेश में जो पहले 15-20 दिन तक कि इसके पहले की श्रिम्प फार्मिंग और फिशरीज को इसेंशियल कमोडिटी का प्रायोरिटी मिले या दर्जा मिले, उसके पहले जो लॉकडाउन हो गया, उसके अंदर कई हैचरीज जिनके अंदर सीड रेडी था डिस्पैच करने के लिए, मेरे हिसाब से आपको ताजुब होगा, करीब 400 करोड़ जैसा बच्चा, 4 बिलियन जिसको बोलते हैं, उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। कितना नुकसान है आप सोचो। तो आंध्र प्रदेश के अंदर करीब अपने देश के अंदर 500 हैचरी में से 90% हैचरीज तो ईस्ट कोस्ट में।
अब वो सब सीड रेडी था, सीजन रेडी था, और फार्मरों को सीड नहीं मिली। दूसरी बात कि फार्मर घबरा गए, जिन लोगों के पास माल था वो लोग हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए, उनको इमरजेंसी में हार्वेस्टिंग करना, तो चारों तरफ पैनिक ही फैल गई कि किसान कोई हालत में नहीं है कि क्या करे। तो हैचरी में ये जबरदस्त ये हुआ सीड का। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो हैचरी हो या प्रोसेसिंग हो, फार्मिंग हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि लेबर की शॉर्टेज और लेबर का मोबिलाइजेशन, कि लेबर को किस तरह से गांव से काम करने ले जाए या वापस ले। हर गांव वाला परेशान हो गया, वो सोचा कि भाई ये महामारी हमारे घर नहीं आए, इसलिए गांव वालों ने हर वो किसान को या लेबर को कि जो जाके प्रोसेसिंग प्लांट में या हैचरी में या फार्म पे काम करता है, उसको स्ट्रिक्ट बोल दिया कि भाई तू जाना नहीं, वहां काम करने, तू जाएगा तो फिर तुझे गांव नहीं आने देंगे। तो अचानक ब्रेक लग गया। तो हैचरी भी उससे कोई अनटच नहीं थी, हैचरी में भी लेबर का शॉर्टेज काफी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों ने ऑर्डर दिया था वो घबरा गए कि भाई आपने को अब करना नहीं है। तो इस तरह से हैचरी सेक्शन के अंदर काफी नुकसान हुआ। दूसरी बात मैं लेता हूं कि सबसे सेकंड जो महत्व की चीज है कि वो झींगा का खुराक, जो फीड। अब टोटल फीड प्रोडक्शन भारत के अंदर जो लास्ट ईयर जो फीड कंज्यूम हुआ करीब 18 लाख टन, लेकिन हमारी इन हाउस कैपेसिटी जो है करीब 30 लाख टन की है। हम करीब 3 मिलियन टन, 30 लाख टन तक का खुराक अपने देश में बना सकते हैं। करीब 35-40 छोटी मोटी मिला के सब फैक्ट्रियां हैं। अब आपको शायद याद होगा किसान भाइयों कि लॉकडाउन के पहले पूरा 3 महीने पहले अचानक रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से या प्राइस की वजह से करीब 6.5 से 7 रुपया फीड प्राइस, सभी फीड के कंपनियों ने अपने अपने लेवल के हिसाब से 6 से 7 रुपया फीड का प्राइस बढ़ा दिया। अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो जो फीड बनता है करीब एक फैक्ट्री के अंदर रोज का 50 टन से 100 टन का फीड बनता है। तो आप इमेजिन करिए कि उनके लिए रोज की करीब 10-10, 20-20 ट्रक फीड का रॉ मटेरियल आना चाहिए या फिर बना हुआ फीड बाहर आना चाहिए। तो अचानक 15 दिन के लिए पूरा मोबिलाइजेशन रुक गया, फीड जहां का वहां धरा का धरा रह गया, रॉ मटेरियल सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया। और वापस फैक्ट्रियों के अंदर भी जो लोग लेबर आजू बाजू के गांव से काम करने आते हैं, गांव वालों ने उन्हें मना कर दिया जाने के लिए, जो लोग अंदर के अंदर रह गए, जो लोग बाहर के बाहर रह गए। तो इस तरह से फीड के ऊपर भी बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए अंदर असर पड़ा। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सीड का सिनेरियो हम समझ गए, फीड का सिनेरियो हम समझ गए कि ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ। अब सबसे बड़ा सिनेरियो है हमारा फार्मिंग का। आप मान के चलो कि जो 8 लाख टन प्रोडक्शन जो हमने हमारे देश में जो किया है, उसके पीछे करीब साइंटिफिक जो श्रिम्प फार्मिंग करते हैं वो करीब 1,50,000 से 60,000 हेक्टर है, और 40,000 हेक्टर ट्रेडिशनल है जो कि वेस्ट बंगाल और वो सुंदरबन एरियाज में। श्रिम्प फार्मिंग का जो सक्सेस है ऑल ओवर इंडिया जो पिछले 3-4 साल से है, वो काफी आपको चौंकाने वाला है कि करीब हम फिर भी विश्व में नंबर 1 है, 8 लाख टन झींगा पकाते हैं, और हमारा सक्सेस रेट ओवरऑल फार्मर का सिर्फ 55% है। यानी आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 45% श्रिम्प फार्मर्स अपने देश में या तो कम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। उसका आप देखिए कि अभी अपने फार्मिंग की लिमिटेशन क्या है। जो भी 8 लाख टन हम झींगा जो पकाते हैं वो उसकी पूरी टोटल डिपेंडेंसी है फॉरेन मार्केट के ऊपर। हमारे पास बिल्कुल बोलते ना शायद 5-25 हजार टन लोकल जो 100 काउंट का या 60-70 काउंट का बिक जाता होगा अलग अलग मार्केट में, लेकिन फिर भी 95% हमारा जो माल है वो फॉरेन मार्केट में। इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास नेग्लिजिबल डोमेस्टिक मार्केट है। अब इतनी सारी बीमारियां बेनामी के पहले भी थी, मोनोडॉन में भी थी, मोनोडॉन में भी व्हाइट स्पॉट था, मोनोडॉन में भी लूज शेल सिंड्रोम था, मोनोडॉन में भी मडी मोडी स्मेल का प्रॉब्लम था। उसी के साथ साथ फिर बेनामी आया, तो सेम डिसीज बीमारी बेनामी में भी आई। भाइयों किसान एक बात ध्यान में रखो, चाहे वो झींगा हो या इंसान हो या कोई भी एनिमल हस्बेंड्री का डिसीज हो, बीमारी का बहुत ही सरल और एक नियम है, लाइक ए वन वे। वो बीमारी आ जाती है लेकिन जाने का नाम नहीं लेती। बहुत मुश्किल से कोई बीमारी आती है और वो खत्म हो जाती है, लेकिन 99% बीमारियां जो इस पृथ्वी पे आई है वो इसी तरह से टिकी रही है और मनुष्य ने उसके साथ जीने के तौर तरीके निभाए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बात देता हूं कि 1994-95 में सबसे डेंजरस डिसीज व्हाइट स्पॉट जिसे WSSV कहा जाता है श्रिम्प फार्मिंग में, वो आया था।
और रातों रात चक्का जाम, कोई भी शेम फार्म 2 दिन के अंदर खत्म। लेकिन धीरे धीरे 20 साल 25 साल लग गए इस चीज को। आज व्हाइट स्पॉट हमारे शेम फार्मिंग के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। अब कोई शेम फार्मर व्हाइट स्पॉट से नहीं डरता है, बिकॉज हमने धीरे धीरे उससे लड़ने की क्षमता, उसको समझने का, उसका जो साइंस, उसका जो तौर तरीका फैलने का, हमने इतनी अच्छी तरह से उसको स्टडी किया है कि आज हम व्हाइट स्पॉट के होते हुए भी विश्व में नंबर 1 है। मनोज सर, सॉरी टू इंटरप्ट, पीपीटी एक बार फिर से किसी कुछ को दिख नहीं रही है, दोबारा से एक बार शेयर कर देंगे प्लीज सर। मेरे ख्याल से सर स्टॉप करके दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए एक बार प्लीज। ठीक है, इट इज स्टॉप नाउ। यस सर, आप कर दीजिए सर। नाउ प्लीज शेयर अगेन। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। ठीक है, यस सर। मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा। जी सर, स्क्रीन शेयर हो जाएगा वहां। नहीं, मैं कर रहा हूँ। ओके, यस सर, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर, फाइन। फार्मिंग सिनेरियो। यस सर। कहाँ थे? फीड मैनेजर। तो फिर मेजर डिसीज ट्रबल जो हुआ श्रिम्प फार्मिंग में, जैसे मैंने व्हाइट स्पॉट की बात किया, लेकिन आप पिछले देखिए, पिछले चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, सबसे मेजर जो 2016 से जो प्रॉब्लम चालू हुआ वो है व्हाइट फीकल डिसीज एंड व्हाइट गट डिसीज। शायद सभी फार्मर इस बात से सहमत होंगे कि पिछले 2 साल से भी पंजाब में व्हाइट गट, व्हाइट फीकल डिसीज ये सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है। अब रही बात कि ये कोविड में किसानों के लिए क्या तकलीफ है, कोई सेम दिक्कत है कि पूरा रोड बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, सब अपने घर में लॉकडाउन। सबसे बड़ी बात है कि जब सब प्रिपेयर कर रहे थे, पॉन्ड प्रिपेयर कर रहे थे, लेबर का शॉर्टेज हुआ। सबसे ज्यादा कि फार्मर इस बात को देख के घबरा गया कि आंध्रा की न्यूज अचानक पूरे श्रिम्प फार्मिंग सर्किट में आ गई कि भाई फार्मरों को माल रास्ते पे फेंकना पड़ा, कोई 100 रुपया किलो नहीं दिया, कोई 100 पाउंड का 150 रुपया नहीं दिया, 30 पाउंड का तो कोई 250 रुपया नहीं दिया। तो ये सब समाचार आते हो गए। तो जो भी किसान हैं जिन्होंने सोचा कि यार आंध्र प्रदेश में इतनी बड़ी इंडस्ट्री में ये हाल है, तो फिर गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में हमारा क्या हाल हो। जबकि मार्केट जब अच्छा होता है, जब 450 का रेट होता है, तब हमको कोई 350 पौने 400 का रेट देता नहीं है, 50-60 रुपए का डिफरेंस करता है। तो ये जो घबराहट जो फार्मरों में फैल गई, उसके वजह से कई सारे फार्मर इस दुविधा में है कि करें या ना करें। तो आप देखना कि आपको सरप्राइज लगेगा कि आप पहला सीजन ऑलमोस्ट सीडिंग खत्म होके आज 15-16 ग्राम पे आ जाना चाहिए था साइज, जो जिनकी सीडिंग फरवरी मार्च में होनी थी। आज मैंने जितने भी किसानों से आंकड़े लिए, आपको सरप्राइज होगा कि मैं आपके गुजरात की बात करूं कि गुजरात में 12,600 पौंड है, और जैसे ही 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ कि करीब उसमें से 10-15% फार्मरों का करीब 50-60 करोड़ बच्चा आ गया था। उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो गया। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज 11 तारीख से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो करीब सिर्फ और सिर्फ 26-27% ही फार्म्स को बच्चा मिल पाया है। हरियाणा, पंजाब तो ऑलमोस्ट एम्प्टी है। बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू आंध्र प्रदेश, वहां पर एक 12-15 घंटे में ओवरनाइट में सीड पहुंच जाती है, इसलिए उड़ीसा इज लिटिल लकी कि दे आर गेटिंग सीड वेरी स्मूथली। वेस्ट बंगाल में करीब सिर्फ 10-15% की स्टॉकिंग हो पाई है। महाराष्ट्र एकदम नील है, गुजरात सिर्फ 30% की स्टॉकिंग हो पाई है। तो ओवरऑल आप भारत का सिनारियो देखें तो मुझे नहीं लगता है कि करीब 30 से 35% माल पकेगा। ये अब मैं सिर्फ पहले और सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। अब अगर से लॉकडाउन खत्म होता है 17 तारीख को तीसरा, और सब सर्विसेज स्मूथली चालू हो जाती है, और जून के पहले किसानों को अगर से मौका मिलता है स्टॉकिंग करने का, तो भी शायद
55 से 60%, यानी करीब 4 से 4.5 लाख टन ही उत्पादन हमारे देश में इस साल हो पाएगा। आप आंकड़ा देख सकते हो, ग्राफ पे दिख रहा है। यस सर, वेरी आप देख सकते हो कि जो 8 लाख टन झींगा की जो मैं बात कर रहा हूं उत्पादन की, आंध्र प्रदेश के अंदर ही 71% है। करीब 5,75,000 से 5,80,000 टन तो सिर्फ आंध्रा में पकता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल 75 से 80,000 टन, उड़ीसा 60 से 65,000 टन, गुजरात लास्ट ईयर सिर्फ 40 से 42,000 टन हुआ, और 3% तमिलनाडु और अदर जैसा पंजाब में 1,000-1,500 टन, पंजाब हरियाणा में मिला के, या तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में 10-12,000 टन, ऐसा मिला के 3%। तो ओवरऑल आप देखो 71% झींगा आज भी आंध्र प्रदेश में पकता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड गुजरात मेजरली। अब हम बात करते हैं कि चौथे और सबसे पावरफुल व्हील की, जो हम 8 लाख टन झींगा जो पकाते हैं। कई किसानों को ये समझने में बहुत तकलीफ होती है, और मैं 27 साल लगे मुझे जब भी श्रिम्प प्रोसेसर की बात आती है, और मैं एकदम दिल खोल के बात करना चाहता हूं कि कोई इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं रखते हुए, कि हमारे देश में आज भी श्रिम्प प्रोसेसर और फार्मर बोले तो एक अपोजिंग पार्टी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही हो, हरदम एक दूसरे को दोनों अपोज करेंगे, हर एक दूसरे के ऊपर शंका करेंगे, जबकि ये हमारे लिए एकदम तकलीफ वाली बात है। आप पंजाब हरियाणा में आप हरदम आप सभी किसानों को ये बात से नाराजगी होगी प्रभु जी, कि हमको यार बहुत रेट कम मिलता है। यस, हर किसान इस चीज से नाराज है कि हमको सीड महंगा मिलता है, हमको फीड महंगा मिलता है, हमारा उत्पादन खर्च बढ़ जाता है, उसके सामने जो आंध्रा में 450 है तो हमको 400 भी नहीं मिलता। यानी एवरेज करीब पंजाब हरियाणा में कोई भी काउंट के ऊपर, शायद राजवीर भी सुन रहा होगा, राजवीर करीब 40 से 50 रुपए कम मिलता है। हाँ सर, 50 से 60 रुपए तक कम मिलता है सर। तो ये सभी को बिल्कुल सर, ये सभी को नाराजगी है कि भाई प्रोसेसर हमको कम प्राइस देते हैं। हाँ सर, सभी को यही है कि हमें जितना सब कुछ महंगा मिलता है, लेकिन बाद में माल बेचने के टाइम पे इतना कम। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, तो आप प्लीज म्यूट कर दो। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 8 लाख टन जो उत्पादन हम श्रिम्प फार्मर्स जो माल पका रहे हैं, लेकिन आप देखो सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत संस्था कोई है तो वो है सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप आंकड़े देखो, 612 प्रोसेसर्स है, और आपको ताजुब होगा, मैडम भी सुन रही है ना? यस सर, आपको ताजुब होगा कि हम पर डे प्रभु जी 33,500 मेट्रिक टन, यानी 33,500 टन हम पर डे श्रिम्प प्रोसेस कर सकते हैं। इतनी हमारे देश में क्षमता है। तो आप सोचो साल में कितना करेंगे? 8 लाख टन तो हमारे लिए बहुत मामूली चीज होगी। यस, लेकिन इस तरह से मार्केट नहीं चलता। सबसे बड़ा मार्केट चलता है कि, इसीलिए मैं किसान भाइयों से बोलना चाहता हूं कि हमारी समस्या शायद प्रोसेसर नहीं है, हमारी समस्या हम खुद में कि हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम फॉरेन मार्केट के ऊपर डिपेंड है। हमारा पूरा कंट्रोल रिमोट कंट्रोल की तरह है, जो फॉरेन के बायर्स और इंपोर्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम किसानों को क्या रेट मिले और हमारा भविष्य क्या हो। प्रोसेसर तो एक बोलता है ना कि मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ, प्रोसेसर तो सिर्फ बोलते हैं ना कठपुतली की तरह है। उनको जो भी ऑफर मिली वो लोग अपना अपना खर्चा निकाले और वो अपने को पास ऑन कर दे। मैं इसीलिए मेरी पूरे विश्व में मैं जब भी चाहता हूँ, मैं आज भी सरकार के कई मीटिंग्स में जाता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि अब ये समय है जहां प्रोसेसर्स और फार्मर एक होने चाहिए, एक साइड में बैठना चाहिए, कि ना कि कहीं अपोजिट साइड में बैठ के एक दूसरे के लिए लड़े। आप देख सकते हैं कि 350 प्रोसेसिंग प्लांट है हमारे देश में, जो कि EU अप्रूव्ड है, यानी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स है 350, और करीब हमारे पास 649 कोल्ड स्टोरेज है, जिसके अंदर करीब 4 लाख टन माल हम स्टोर कर सकते हैं। आप और दूसरी तरफ आप देखिए कि टोटल फिश, श्रिम्प और अदर सी फूड के 519 रजिस्टर्ड हमारे पास एक्सपोर्ट प्लांट्स हैं, और 2019 में करीब हमने 40,000 करोड़ के जितना एक्सपोर्ट किया है। यानी विश्व में एक्सपोर्ट में
प्रोडक्शन में आज हम नंबर 1 है। लेकिन जिस तरह से हैचरी में प्रॉब्लम आया, अचानक बंद होने से, फीड मिल में आया, फार्मरों को प्रॉब्लम आया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो प्रोसेसिंग प्लांट को आया, क्योंकि एक एक प्लांट के अंदर एवरेज 350-400 लेबर काम करते हैं। और अचानक जब बंद हो गया तो ये एकदम बोलते ना हैंडीकैप हो गया, पूरा प्लांट रुक गया पूरा, कि ना तो लेबर जा सकता, न अंदर का लेबर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम में अंदर आके काम कर सकता। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। और स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है, आप मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, और जो भी टेक्निकल लोग हैं या फैकल्टी मेंबर सुन रहे हैं, जो साइंटिस्ट सुन रहे हैं, कि ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, ये जो भागदौड़ी का माहौल है, ये जो झींगा के धंधे के ऊपर सबसे बड़ा, जिसको मैं बोलता हूँ कि संकट के बादल आ गए थे, कि हमारा सबसे बड़ा मार्केट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्लाइड में आप देखिए, ये रेड में है, यूएसए दिख रहा है। 8 लाख टन में से 46%, करीब 3.5 लाख टन झींगा सिर्फ अमेरिका खरीदता है हमसे। और नीचे ऑरेंज में देखो 30% फिर चाइना खरीदता है। तो आप देखो दोनों मिला के 75% है। ये 75% जो है मार्केट, ये अचानक बंद हो गया। क्योंकि आप जानते हो कि चाइना से उगम स्थान है बीमारी का, वुहान से, और अमेरिका सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे है, सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका में हुआ। तो 2 महीने से तो मार्केट एकदम स्टैंड स्टिल है। तो सब कुछ बहुत चक्के, हमारे से ज्यादा परेशान प्रोसेसर है कि भाई जो अचानक 70% मार्केट बंद हो जाएगा तो फिर श्रिम्प फार्मिंग के एक्सपोर्ट की क्या स्थिति होगी। जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, ईयू यानी यूरोप हमारा मोनोडॉन के जमाने से सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट था। करीब 1 लाख टन जितना झींगा यूरोप खरीदता था। लेकिन अचानक एंटीबायोटिक्स और जो पेस्टिसाइड्स के प्रॉब्लम आ गए या फूड सेफ्टी के प्रॉब्लम आ गए, यूरोप ने हमसे माल खरीदना बंद कर दिया। पिछले 3 साल के अंदर आपको सरप्राइज होगा कि जो यूरोप नंबर 2 था माल खरीदने में, वो आज अपने पास करीब नंबर 3 या 4 पोजीशन पे आ गया। वो अपने से करीब आज 10% भी माल नहीं ले रहा है। और यूएई और अदर स्टेट्स का तो अपन कोई तालमेल ही नहीं दे सकते, वो तो हार्डली 12% है। लेकिन आज भी विश्व में हमारा सबसे बड़ा कोई खरीदार है तो वो है अमेरिका और चाइना। अब ये तो हमने पूरी समस्या का पूरा ये स्टडी कर लिया कि किस सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने भारत सरकार को भी या इंडस्ट्री के सभी हर डिपार्टमेंट को, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी से फिशरीज डिपार्टमेंट को, स्टेट फिशरीज को या कई एसोसिएशंस को कुछ सलाह दी कि भाई क्या स्ट्रेटजीज मैं ये स्पेसिफिक पंजाब और हरियाणा के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब हरियाणा भी एक अंग है, एक छोटा सा अंग है, लेकिन इस भारतवर्ष का ही अंग है। अगर से 8 लाख टन में झींगा पकड़ रहा है तो पंजाब का भी 2-2.5 हजार टन का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आ रहा है। तो जो भी स्ट्रेटजीज या जो भी प्लानिंग इंडिया बेसिस पे होगी, उसी का अच्छा बुरा इफेक्ट पंजाब हरियाणा में आएगा। तो मैंने कुछ सजेशन दिए हैं कि सबसे पहले अपन ने हैचरी की समस्या की, तो मैंने हैचरी का सजेशन दिया कि हैचरी में लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अब हैचरी आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर हम जो 75 बिलियन जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, वो पूरा जो उसका जो नरमादा है, जिसको हम ब्रूड स्टॉक बोलते हैं, वो फॉरेन से आता है। अब अचानक जब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई तो जो स्टॉक्स हमारे पास थे, हमारे देश में करीब आप औसतन आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में तो करीब 55 से 60 हजार पेयर नंबर 55 से 60 हजार रूट स्टॉक जो नरमादा है वो फॉरेन से आते हैं। उसके बाद उसको क्वारंटाइन में रखा जाता सरकार की फैसिलिटी में। जब पूरे बीमारियों की तपासनी हो जाती है अच्छी से, बिकम डिसीज फ्री या उसमें कोई डिसीज नहीं देखा जाता, तो फिर वो हैचरी लोगों को ब्रीडिंग के लिए दिया जाता है। फिर बाद में सीड प्रोडक्शन होता है और किसानों को दिया जाता है। इसलिए हम उसको स्पेसिफिक पैथोजन फ्री यानी बीमारी से मुक्त स्टॉक और बच्चा हम उसको मानते हैं। अब जो फरवरी मार्च में जो सीड सप्लाई है उसके मद्देनजर में जो भी जनवरी स्टॉक आ चुका था देश में, वो करीब 63 से 64 हजार नरमादा आ चुके थे। आप उसको जो प्रजनन करेंगे तो हमारे पास मई जून तक हमारे पास ब्रूड स्टॉक सेफ था। अब ये ब्रूड स्टॉक जब उसको प्रजनन किया जाता तो करीब उसकी स्पॉनिंग 1 से लेके 7 बार तक की जाती, बाद में उस स्टॉक को डिस्कार्ड कर दिया जाता।
यानी उसकी इफिशिएंसी खत्म हो जाती है, उसकी प्रजनन शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती। तो हमारे पास जो भी हैचरी में जो नर मादाएं थे वो ज्यादा मई तक के ही थे। उसके बाद सेकंड बैच इंपोर्ट करने के लिए लॉकडाउन आ गया, हमको टाइम नहीं मिला। इसलिए आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश के अंदर जो बच्चा जब खत्म होता है 25-28 पैसे से 35 पैसे में हैचरी में बिकता है, लेकिन आज आप फोन करके पूछो तो वहां 40 से 45 पैसे में भी कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं है। बी का कारण कोई भी इंपोर्ट से ब्रू स्टॉक आया नहीं। सबसे उसमें जो सबसे बड़ी बात है हैचरी में कि जो नर मादा है वो हमारे पिलेट खा के वो बड़े नहीं होते, उनके लिए लाइव फूड देना पड़ता है, जिसको हम ब्लड वॉर्म बोलते हैं या पॉलीकिट वॉर्म बोलते हैं। अब उसका भी ट्रांसपोर्टेशन अचानक रुकने की वजह से कई हैचरीज ऐसी है जिनको नर मादाओं के लिए लाइव फीड नहीं मिल पाया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि श्रिम्प की प्रोडक्टिविटी पे और मैच्योरेशन पे उसका बहुत सारा असर पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को भी मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि हमारे देश में जिस तरह से एसपीएफ ब्रू स्टॉक रोग मुक्त बच्चा और उसका जो नर मादा आता है, उसी तरह से रोग मुक्त एसपीएफ ब्रीडिंग ऑफ पॉलिट, यानी सरकार किसी न किसी लेवल पर फंडिंग करके खुद या तो इसका एक कल्चर चालू करे पॉलीकिट वर्म्स का, कि अनइंटरप्टेड लाइव फीड हैचरीज को मिल सके। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में फीड जो भी प्रोड्यूस होता है उसका भी करीब 5 से 7% जो भी फार्मूला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो फॉरेन से आते हैं। अब कई चीजें हैं कि फिश मिल इंपोर्ट है, जैसे फिश मिल आता है तो उसके ऊपर करीब हमारे पास 10% ड्यूटी है, और हमारा देश का जो फिश मिल है वो उसकी गुणवत्ता आज हम जो पेरुवन फिश मिल है उसके सामने प्रोटीन या उसके अमाइनो एसिड प्रोफाइल है थोड़ी दुयम दर्जे की है, इसलिए हमारा यहाँ के लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो हमने भी सरकार से ये रिक्वेस्ट करी है कि ऐसे पीरियड के अंदर कम से कम जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, इंपोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करने से फिश मिल सस्ता हो जाएगा, जिससे किसान भाइयों को एक 10% सस्ता फीड मिलने की गुंजाइश है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम सिर्फ फिश मिल का ही एनिमल प्रोटीन में क्यों इस्तेमाल करते हैं। अभी पूरे विश्व में कई सारे ऐसे रिसर्च बेस्ड फार्मिंग चालू हुई है जो कि इडिबल इंसेक्ट्स हैं, कई चीजें जैसे कॉकरोच हैं या कई ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो लोग खाने के लिए या एनिमल प्रोटीन के अंदर उसको प्रिफर करते हैं, लेकिन हमारे देश में वो अलाउड नहीं है। तो हम भी सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा रिसर्च बेस्ड फार्मिंग हो जहाँ इडिबल इंसेक्ट को फिश मिल रिप्लेसमेंट का एक अल्टरनेट बोल के भी हमको इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत ही किसान भाइयों को इस पर ध्यान से सुनना चाहिए कि जो फीड आंध्र प्रदेश में 70 रुपए में बनता है वो हमको आते आते मिलते 94-95 रुपए में, यानी करीब जो किसान पंजाब में बैठा है या हरियाणा में बैठा है या जो गुजरात में बैठा है, वो अगर से छोटा मोटा किसान अगर से 2 पॉइंट 4 पॉइंट वाला 2 एकड़ या 5-10 एकड़ वाला वो फीड लेना चाहता है, अगर से उसके पास डीलरशिप नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है, तो वो उसको एमआरपी पे मिलता है 94-95 रुपीज, यानी करीब 1 किलो के पीछे 20 से 22 रुपया ज्यादा। लेकिन आप मैं लैटिन अमेरिका जाता हूँ, इक्वाडोर जाता हूँ, गौतीमाला जाता हूँ, वहाँ बड़े बड़े किसान हैं, एक के पास करीब 1000 एकड़ 2000 एकड़ 5000 एकड़ के फार्म है, तो वो लोग डायरेक्ट फैक्ट्री से बाय करते हैं, इसलिए सीधा उनको 20 से 22% फीड सस्ता मिलता है, जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। हमारा देश एक 30-32 स्टेट का देश है, अपने देश के अंदर कई छोटे छोटे देश जैसा परिस्थिति है, तो जो आंध्र प्रदेश में फीड प्रोड्यूस होता है वो गुजरात के आते आते ट्रांसपोर्टेशन में 4 रुपए महंगा हो जाता है। तो हमको सरकार को और फीड मिलर्स को, फार्मर्स को ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से इसमें इफिशिएंसी लाएं और फीड मिल से डायरेक्ट खरीदने की कोशिश सुविधा हो, तो हम किसान भाइयों का 15 से 20 रुपया फीड में बच सकता है, और इसमें बहुत ज्यादा किसान भाइयों को पूरे देश में फायदा हो सकता है। अब फार्मिंग की क्या समस्या है? अब फार्मिंग की ये समस्या है कि जो किसान मार्च अप्रैल में करके जून जुलाई में माल निकालता है, इसी तरह से आंध्र प्रदेश को छोड़ के आंध्र प्रदेश में करीब 12 महीने में 10 महीने में माल मिलता है, लेकिन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इनकी एक फिक्स रूटीन है
कि मार्च में डाल दो, जून जुलाई में निकाल दो, और कुछ फार्मर जो वापस जून जुलाई में डाले वो सितंबर अक्टूबर तक निकाल दो। यानी मोटे तौर पे हम श्रिम्प फार्मर ज्यादा 4 से 5 महीना तक ही काम करते हैं। अब आपकी सबसे बड़ी समस्या है पंजाब की, हरियाणा की, आप ज्यादा मार्च में डालो और जून जुलाई अगस्त में माल निकाल दो, तो आप ज्यादा 1 या 1.5 क्रॉप कर सकते हो। तो आपके पास पूरी श्रिम्प फार्मिंग जो इंडस्ट्री का जो मूवमेंट है वो सिर्फ मार्च से अगस्त सितंबर तक हो सकता है, बाकी का 6 महीना आपका बंद रहेगा। तो वो पूरी प्रणाली को अफेक्ट करता है। आप विचार करो, हम 8 लाख टन का जो है सिर्फ और सिर्फ 200 दिन में 150 दिन में प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी का 200 दिन जो है हमारा वो एकदम प्रोसेसर्स के लिए कुछ काम का नहीं होता है। तो ये अचानक ये प्रॉब्लम माल आने से, अब जैसे गुजरात में जो लोग मार्च अप्रैल में बच्चा डालते हैं, जून जुलाई में हार्वेस्टिंग करते हैं। अब जून जुलाई के अंदर आप सोच लो 80% भी गुजरात का माल एक साथ निकलेगा तो करीब 35,000 टन। अब 35,000 टन आप निकाल दो 100 दिन के अंदर, तो रोज का आपका कौन ले माल? यहाँ ज्यादा 4 या 5 प्रोसेसिंग प्लांट है जिनको रोज का 30-40 टन की बात है ना, 200-250 टन से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन आप सीधा 2-2.5 हजार टन माल निकालने की बात कर रहे हो, तो आपको कहां से होगा? 200-300 टन कोई माल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो किसान भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि ना, मैं पंजाब हरियाणा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मोटे तौर पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो दोनों मिला के करीब 80% है, वो लोग ईयर अराउंड अगर से जो हम प्रोडक्शन है तो वो ज्यादा बैलेंस हो। अंदर कौन है? और हमारे श्रिम्प फार्मर्स की, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि समस्या ये है कि डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल नहीं। अब जब कभी किसी के पास वाइट स्पॉट आ गया, 70-80 काउंट पे निकाल दिया, 120 काउंट पे निकाल दिया, वो हम उसको बोलते हैं इमरजेंसी, वो बोलते हैं पैनिक हार्वेस्ट या डिस्ट्रेस हार्वेस्ट। उसको हम ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कभी नहीं ला सकते। और तीसरी मेजर बात जो है कि आज बेनामी है, ठीक है, बेनामी ने सबको रंग से सबको राजा बना दिया, कई गरीब किसान करोड़पति हो गए, इंपोर्टेड आर्मी फिरते हो गए, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन लार्जर स्केल में एक सिंगल स्पीशीज के ऊपर इतना डिपेंडेंट होना, यानी आज सोचो 8 लाख टन जो झींगा हम पका रहे हैं विश्व में नंबर 1 है, हम डिपेंड है पूरी फॉरेन मार्केट के ऊपर। यानी बच्चा भी आता है फॉरेन मार्केट से, रेडी माल भी बिकता है फॉरेन मार्केट। हम पूरा मोनोडॉन को भूल चुके, हम हमारी इंडिजिनस स्पीशीज इंडिकस को भूल चुके। आज कोई भी स्कैम्पी फ्रेश वाटर फार्म की फिश कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि तो उसमें उतना ज्यादा पैसा नहीं। लेकिन मैं सरकार से, किसान भाइयों से और हर उस एक्वा फार्मिंग एजेंसी से बात करना चाहता हूं कि हमारी सिंगल स्पीशीज डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहिए। हमको एसपीएफ मोनोडॉन देश में लाना चाहिए, जिसकी ऑलरेडी तैयारी हो गई है, 2-3 लोग ला रहे हैं। उसी तरह से हमको इंडिजिनस स्पीशीज इंडिकस पे काम करना चाहिए, हमको मोनोसिरस पे काम करना चाहिए, हमको हमको जिस तरह से ऑल मेल स्कैम्पी की बात थी, अब ऑल फीमेल स्कैम्पी भी आ रही है, जिसकी ग्रोथ और सर्वाइवल ऑल मेल से कहीं ज्यादा है। तो इस तरफ भी किसानों का, इंस्टीट्यूट का या न्यूली फॉर्म फिशरीज डिपार्टमेंट का ध्यान होना चाहिए। अब जो आखिरी और सबसे जो पावरफुल सेगमेंट है श्रिम्प फार्मिंग, श्रिम्प प्रोसेसिंग का, अब सब कुछ गिले शिकवे पिछले 30-35 साल के भूल के आपस में एक दूसरे के ऊपर शंका शुबा न करते हुए फार्मर और प्रोसेसर्स को एक टेबल पे आना ही पड़ेगा। क्यों? तो वो एक चलने वाले सिक्के के 2 पहलू हैं, टेल और टेल है। अगर से इसमें से एक भी साइड खोटी हो गई तो सिक्का नहीं चलेगा। जब तक प्रोसेसर और फार्मर साथ में बैठ के अपना मनभेद या मतभेद दूर नहीं करेगा, तब तक ये इंडस्ट्री को एक नया डायरेक्शन नहीं मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूं कि फार्मर्स ये समझते हैं कि भाई प्रोसेसर्स ग्रुप बना के हमको कम रेट दे रहे हैं, फॉरेन में तो इंडोनेशिया में इतना भाव है, ये जानबूझ के यहाँ कम दे रहे हैं। जब हमारे पास 30 काउंट का माल रेडी हो जाता है, इनको 50 काउंट का, जब 50 काउंट का रेडी हो जाता है तो इनको 20 काउंट का चाहिए। ये कोई तालमेल नहीं रखते। उसी तरह प्रोसेसर क्या सोचता है, अरे यार ये 30 काउंट की प्रथा किसने लेके आई, 30 काउंट का तो कभी एक्सपोर्ट होता है नहीं, प्लस माइनस में हम मर जा रहे हैं। जबकि फार्मर बराबर से हार्वेस्टिंग नहीं करता है, आइसिंग बराबर नहीं करता है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करता है, जब तक उसके फार्म पे पहुंचो माल खराब हो जाता है। 90% किस फार्मरों के पास एंटीबायोटिक यूज हो रहा है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, वो जानबूझ के अपना माल बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं
कि उनके पास बराबर प्रोटोकॉल नहीं है हार्वेस्टिंग करने का। तो ये सब जो मनभेद और मतभेद है, ये हम आपस में बैठ के इसको हम दूर कर सकते हैं। शायद प्रभुजीत आपने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे पास बड़े से बड़े सेमिनार हो गए, फार्मर सेमिनार हम कर लेते। हेलो, यस सर, आई एम लिसनिंग। हम बड़े से बड़े सेमिनार कर लेते हैं, हम फार्मर्स के सेमिनार कर लेते हैं, लेकिन आज तक भी आपने देखा कि एक जॉइंट मीटिंग हुई है प्रोसेसर्स और फार्मर्स के बीच में? नो सर, नेवर। ये सबसे बड़ी जरूरत है। यस, आप समझ रहे मेरी बात? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। ये खाली एक दो अपोजिशन पार्टी की तरह लड़ते लड़ते इनको आपस में बैठ के, ठीक है 100% मसला हल नहीं होगा, अरे लेकिन भाई 20-25% कुछ तो वजन कम होगा। यस, कुछ अंडरस्टैंडिंग फार्मर की बढ़ेगी, कुछ प्रोसेसर की बढ़ेगी। तो मैं हाथ जोड़ के, जो भी लोग मेरे भी शायद हरियाणा पंजाब में प्रोसेसर नहीं है, लेकिन शायद ये कभी वेबिनार कभी यूट्यूब कोई देखे करे, तो मैं भी किसान भाइयों को और प्रोसेसरों को हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये समय आ गया है कि आपस का मन मुटाव दूर करें, आपस के मतभेद दूर करें और एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक दोनों की समस्या, दोनों का किस तरह से एक दूसरे को हम एक सिम्बायोटिक लेवल पे हेल्प कर सके, ये सबसे बड़ी चीज है। और श्रिम्प प्रोसेसिंग की जो बात है कि जैसे कि 3-4 महीने प्रोसेसर्स को काम नहीं होता है, इवन ओपनिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, दिस विल रियली हेल्प प्रोसेसर्स। आपको ताजुब होगा प्रभुजीत कि हम करोड़ों रुपया हम इंसेंटिव में, सब्सिडी स्कीम्स में, ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि भारत सरकार दे नहीं रही है। आप सभी जो सुनने वालों को शायद सुन के ताजुब होगा कि जो 40,000 करोड़ का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर सरकार 7 से 8% एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम दे रही है, जिसको MEIS और ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं, DPP। आप इमेजिन करो 40,000 करोड़ पे 8%, 8 चौक 32, यानी 3,200 करोड़ रुपया सालाना पिछले कई सालों से, 20-25 साल से भारत सरकार इस इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे रही है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। आपको पंजाब में, हरियाणा में शायद मैं जहां तक जानता हूं 50% सब्सिडी स्टेट ने दी है किसानों को। सर अभी 40% है। हाँ, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। देखो मैं क्या सुनना चाहता हूं कि आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नेशनल एग कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने, आपने हर किसान ने, पंजाब के हो या भारतवर्ष ने, बचपन से ये बात सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अब संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, ये एक स्लोगन ने चिकन इंडस्ट्री का भविष्य बदल दिया। आप सब मानते हो इस बात को? यस सर। भाई साहब, जब हमारे पास साल का हमारा जो भारत सरकार है एक्वाकल्चर, फिशरीज और उसके ऊपर इंसेंटिव स्कीम में ऑलरेडी 4,000 करोड़ खर्चा कर रही है। अरे भैया, सिर्फ हमको 20-25-50 करोड़ लगेगा, कोई बड़े से बड़े स्टार को, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी को या सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को खड़ा कर दो, एक स्लोगन बना के कि भाई श्रिम्प खाने से इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, श्रिम्प खाने से इसके बेनिफिट्स कितने हैं, रातों रात काया पलट हो जाएगी इस इंडस्ट्री की। एब्सोल्युटली ट्रू सर। इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। आप कोई से बड़े सेलिब्रिटी को 5-10 करोड़ रुपए का खर्चा करके कैंपेन चलाओ, नेशनल कैंपेन चलाओ। अरे सबसे बड़ी बात है, हमारे डिफेंस के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जहां चिकन खाया जाता है, मटन खाया जाता है, भाई झींगा क्यों नहीं देते? हमारे पार्लियामेंट के मेस में झींगा क्यों नहीं सर्व किया जाता? मच्छी क्यों नहीं सर्व की जाती? हमारा सबसे बड़ा पंजाब में, अब हरियाणा में 50% लोग तो डिफेंस में। आप आवाज उठाओ कि बोलना भाई डिफेंस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, हजारों लाखों टन अन्न खरीदा जाता है। तो भाई जहां मटन और चिकन से झींगा तो कई रूप में अच्छा है। हमारे देश में इंस्टीट्यूशन परचेज में झींगा खरीदा नहीं जाता, इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक सिंगल लाइन है कि जिस तरह से एक स्लोगन पोल्ट्री इंडस्ट्री को करीब 80 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। हमारा झींगा का धंधा तो 40,000 करोड़ का है, कहां पहुंचाएगा? तो ये सबसे बड़ी जरूरत है। इस लॉकडाउन में अगर से कोई भी आदमी को सत्संग करने का मौका मिला और वो इंडस्ट्री के हित में सोच रहा है, तो उसको सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। अरे आप किसान भाइयों को पंजाब हरियाणा में अगर से 50 काउंट का भी 350 आपके घर आंगन मिल जाए, तो आपको क्या समस्या है? आपको क्या, कौन से प्रोसेसर की जरूरत है? आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ये सबसे सबसे बड़ी बात है। फाइनली मैं जैसा कि आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, इसमें से कई बातें बोल चुका हूं कि जिस तरह से सीड फीड और फार्मर्स की बात करी, मैंने कुछ सजेशंस गवर्नमेंट के लिए बनाए हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन भारत सरकार किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, ये इन्होंने बेहतरीन काम किया कि रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन बनाई बनामी के लिए, श्रिम्प फार्म के लिए, ये पूरे एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए भारत में। लेकिन अब इसके आपस में थोड़े अपने को दिक्कत ये आ रही है कि करीब 2 लाख जैसे हेक्टर है और धीरे धीरे आपका इनलैंड सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, लेकिन जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का सेटअप है या जो उनके पास स्टाफ के लिमिटेशन है, जो हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सेंट्रलाइज होने की वजह से डिफिकल्ट हो गया है। कई स्टेट ऐसे कि जिनको 10-10 साल से लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाए हैं। तो अब ये कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी या न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री या फिशरीज डिपार्टमेंट ये पूरा लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस स्टेट फिशरीज को सुपुर्द कर दें, स्टेट स्पेसिफिक कर दें, और तो इससे बहुत जल्दी किसानों को लाइसेंस मिलने की और रिन्यूअल की इसके अंदर बहुत सारी राहत मिलेगी। दूसरी बात, जो शायद जीएसटी आया और हमारे पास एक कॉमन ऑल ओवर इंडिया का ये आ गया, लेकिन आपको शायद ताजुब होगा कि किसान भाइयों को, श्रिम्प फार्मर्स को बीमारी से बचने के लिए पेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनके गले उतारते उतारते हमको 10 साल लगे कि किस तरह से पॉन्ड चाहिए, किस तरह से रिजर्वायर चाहिए, किस तरह से ब्लीचिंग करो, किस तरह से केमिकल यूज करो। अब ब्लीचिंग ये अतिरिक्त खर्चा था 10 से 15 रुपए पर किलो, लेकिन हमने किसान भाइयों को उसको समझाया और वो हमने अडॉप्ट किया। जैसा मैंने बताया कि व्हाइट स्पॉट से लड़ने की हमने खुद अपनी प्रथा डेवलप करी और आज हमको व्हाइट स्पॉट का डर नहीं लगता। लेकिन अचानक जीएसटी आने से ब्लीचिंग पाउडर पे 18%, मिनरल पे 18%, केमिकल पे 18%, सो ये अचानक जो 18% कॉस्ट फार्मरों के ऊपर एक्स्ट्रा आ गई, तो फिर से इसका उपयोग कम हो गया। अब इसका उपयोग कम करने का मतलब है आप बीमारी को खुला आमंत्रण दे रहे हो, आप पैथोजेंस को बोल रहे हो कि भैया आ और मुझे मार, तो मैं अब पानी को फिल्टर नहीं कर रहा हूं, पानी में बराबर से दवा नहीं डाल रहा। तो जो इंडस्ट्री 40,000 करोड़ की है उसके अंदर ये केमिकल सिर्फ 10 रुपए किलो का है, मींस 3%, यानी हम 3% पे 20% ड्यूटी लेने के चक्कर में 97% फार्मिंग को हम धोखे में ला रहे हैं। तो सरकार से मेरी ये अपील है, ये विनती है कि जो भी डिसइंफेक्टेंट्स या केमिकल जो कि बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल में फार्म्स में यूज हो रहे हैं, उसको कृपया करके उसको एग्जम्पशन में ले आए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में अलग इलेक्ट्रिसिटी का टेरिफ है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, आंध्र प्रदेश में 1.5 रुपया है, गुजरात में 8 रुपया है। तो जब तक यूनिफॉर्म पावर टेरिफ पॉलिसी भारतवर्ष में नहीं होगी, हमारा उत्पादन खर्च पूरे भारत में एक सरकार नहीं होगा। आपको ताजुब होगी सुन के कि आंध्रा में जो बच्चा 30 पैसे में मिलता है वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात में 70 पैसे में मिलता है। वहां जो खुराक 70 रुपए में मिलता है, हमको 90 रुपए में मिलता है। वहां दवा जो 50% डिस्काउंट में बेची जाती है वो हमको आते आते यहाँ 20% भी नहीं मिलती। जो रेट उनको मिलता है 50 रुपए ज्यादा, हमको 50 रुपए कम मिलता है। तो आप सोचो किसान भाइयों, आंध्र प्रदेश के मुकाबले हम कैसे जी पाएंगे। इसीलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो टैक्स है या पावर टेरिफ है वो ऑल ओवर इंडिया में एक सरके हो, ताकि हमारा सभी का उत्पादन खर्च एक जैसा हो और हमारा 8 लाख टन जो पूरे कोई आंध्रा में प्रोड्यूस हो रहा बोल के नहीं बिकता, गुजरात का भी माल, उड़ीसा का भी माल और आप लोगों का भी माल एक ही रेट में इंटरनेशनल भाव में बिकता है। इसलिए हमारा भी उत्पादन खर्च करीब 5-10% का वेरिएशन रखकर समांतर हो। दूसरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्वाकल्चर को एग्रीकल्चर में माना जाता है लेकिन कभी उसको आज तक ऑफिशियली स्टेटस नहीं मिला। एक्वाकल्चर हैज नेवर कंसीडर्ड एट पार विद एग्रीकल्चर। तो जब तक हमको ये स्टेटस नहीं मिले हमको उसके बेनिफिट पास ऑन नहीं होंगे। जैसे कि भाई नबार्ड, आपने सुना होगा कि जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है नबार्ड की, लेकिन भाइयों आपको ताजुब होगा, आपको सुन के शायद हैरान होगा कि जो 8 लाख टन जो झींगा हम पका रहे हैं, करीब 40,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
हर किसान 90-80% इसमें सेल्फ फाइनेंस, बैंक हार्डली 10% का कंट्रीब्यूशन होगा। आप शायद इस बात को मानते हो कि हर किसान को उसका उत्पादन खर्च के लिए 80% खुद का ही पैसा निकालना पड़ता है, यानी ये हमारे खुद सेल्फ फाइनेंस सिस्टम से चल रही है। इसके अंदर बैंक और इंस्टीट्यूशन फाइनेंस सिर्फ 10% भी नहीं है। और पांचवी जो मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूं कि पिछले 35 साल से छोटी मोटी कभी 10,000 20,000 पर हेक्टर, कभी इनपुट सब्सिडी, कभी कंस्ट्रक्शन सब्सिडी, सिर्फ पहली बार ऐसा इतिहास में हो गया कि हरियाणा में 50% और पंजाब में 40% सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन मैं पूरी भारतवर्ष से विनती करता हूं कि इस सब्सिडियों का किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। ये जो हम 200 500 करोड़ रुपया सब्सिडियों में स्टेट में खराब कर दे रहे हैं, उससे अच्छा यही पैसे को एक लार्जर लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करना चाहिए। जैसे किसान भाइयों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट, किसान भाइयों के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, किसान भाइयों के लिए एक एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको फीड की क्षमता, यानी ऐसे कई खुद जैसे मैंने बताया कि ब्रू स्टॉक के लिए क्यों हम हमारे फॉरेन कंट्री से ब्रू स्टॉक ला रहे हैं, फॉरेन कंट्री वालों के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करके अपने देश में ही डायरेक्ट बीएमसी ब्रू स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर होने चाहिए। हमारे देश में ही पॉलीकिड एसपीएफ का एक प्लांट बनना चाहिए कि ताकि सबको फायदा हो। तो हमको छोटे मोटे स्कीम को ड्रॉप करके, जो कि सिर्फ खाली इलेक्शन के मैंडेट पे बनाए हुए स्कीम ताकि वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सब बंद हो जाने चाहिए। और एक नेशनल ब्लू रेवोल्यूशन पॉलिसी के अंदर इसका सदुपयोग किसान भाइयों के हित के लिए होना चाहिए। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि संडे हो या मंडे, इस तरह से सरकार, भारत सरकार नेशनल एजेंसी बना के श्रिम्प और फिश का डोमेस्टिक मार्केट में प्रमोशन करना चाहिए। तो ये हो गया पूरा भारतवर्ष और उसकी पूरी समस्या। प्रभुजीत, आई जस्ट टेक थोड़ा पानी पीता हूं। अब हम, इज आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू यू? यस सर, यस सर, यस सर। अब हम आते हैं कि आपके मेन पंजाब, हरियाणा और छोटा मोटा जो राजस्थान में डेवलप हो गया, हम अब इस पे केंद्रित होके इनकी कुछ समस्याओं का चर्चा करते हैं। अभी तो हमने पूरा भारत देश और विश्व की चर्चा करी। अब सबसे पहले आप देखो टेबल में कि पंजाब दिखा रहा है करीब 130 हेक्टर, यानी करीब 300-350 एकड़ होगा, जिसके अंदर उत्पादन दिखा रहा है 600 से 650 टन। अब हरियाणा 350 हेक्टर तो करीब 1000 एकड़ के आसपास, लेकिन पिछले साल इसका उत्पादन घट के करीब पंजाब से करीब 50-60 टन कम है। और राजस्थान में सिर्फ 50 पौंड है और करीब 150 टन जिसका उत्पादन है। अब कई किसान जो यहाँ सुन रहे हैं, अब सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जो हो रहा है वो एक नेचुरल श्रिम्प फार्मिंग नहीं है। तो बहुत सारे किसान जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है पंजाब में, हरियाणा में, और ये खास करके ये मैं पॉइंट मीरा मैडम को बोल रहा हूँ, प्रभुजीत को बोल रहा हूँ, और पंजाब के जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टाफ और साइंटिस्ट हैं उनको बोल रहा हूँ कि हमको सबसे ज्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि जो चीज हम सी बेस्ड फार्मिंग है, यानी जो सी और क्रिक बेस्ड जो श्रिम्प फार्मिंग है वो ऑल नेचुरल है। अब उसका बायोटा, उसका जो बायो फ्लोरा एंड फाउना है वो हमको इनलैंड पानी में नहीं मिलेगा। ना तो वो बैक्टीरिया मिलेंगे, ना वो जूप्लैंक्टन मिलेगा, और ना कोई उसका माइक्रोफ्लोरा एंड फाउना नहीं मिलेगा। यानी हम एक अननेचुरल कंडीशन में उसी चीज को पका रहे हैं। इसीलिए उसका एक अपना प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसका एक अपने एक पूरा बोलते हैं ना, उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए कि इसको किस तरह से हम समझें, इस साइंस को समझें और करें। बहुत सारे किसान लोग या जो टेक्नीशियन आंध्रा से या हमारी तरफ से जा रहे हैं, they are trying to educate you what to do as per our protocol। इसीलिए कई किसानों को वहां समस्या आ रही है। जैसे कि मैंने कई 2019 के प्रॉब्लम है, लेकिन जो येलो में मार्क करे हैं वो खास पंजाब के लिए करें, जहां अब्रप्ट ब्लूम है, कई सारे वाटर कलर्स के इश्यूज हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट के इश्यूज हैं। कई बार मैंने करण से बात की, राजवीर से बात की, कई 50-60% लोगों को तो वहां गर्मी की वजह से ब्लू ग्रीन अलगी हो जाती है। ब्लू ग्रीन की टॉक्सिसिटी की वजह से आपको व्हाइट गट चालू हो जाता है।
पिछले 2 साल से EHP के प्रॉब्लम आ गए हैं। आप ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम है आपके, वो आपके सीड के वजह से आए और मैनेजमेंट की वजह से इश्यूज हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि अब मैंने कई दिन से हरियाणा के भी फार्मरों के साथ फॉलो अप कर रहा हूं। तो हरियाणा में जो 2013-14 का जो ट्रेंड था वो बहुत अपवर्ड था। लोगों ने बहुत धूमधाम से डेवलपमेंट कर ली, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह से प्रोडक्शन का डाउन ट्रेंड हो गया और हरियाणा में अचानक सब्सिडी स्कीम को कम कर दिया गया या बंद कर दिया गया, तो कई न्यू फॉर्म आने बंद हो गए। तो आज हरियाणा में फार्मर या तो प्रोडक्शन लॉसेस की वजह से सफर कर रहा है और मार्केट के अंदर स्क्वीज होके भी जहां उसको बराबर से रेट नहीं मिल रहा है, तो प्रॉफिटेबली खत्म होने की वजह से अब वो श्रिम्प फार्मिंग से पीछे हट रहे हैं। अब पंजाब की बात लो तो पंजाब काफी न्यू है। पंजाब पिछले 2-3 साल से यही लाइमलाइट में आया है और जगह नहीं, पॉन्ड नहीं, तो कुछ क्रॉप लोगों के अच्छे निकल गए। लेकिन मैं हर बार किसानों को, लास्ट टाइम भी जब मैं पंजाब में आया था तभी मैंने उदाहरण दिया था कि श्रिम्प फार्मिंग एक वीडियो गेम की तरह है। आप जितनी बार इसका लेवल क्रॉस करोगे आपको उसको उतना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप पहला लेवल क्रॉस कर दिए तो सेकंड लेवल थोड़ा हार्ड होगा, तो आपको 20% एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तीसरे लेवल पे आपको 30-40% एफर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे जैसे पॉन्ड की एज होती जाएगी उसी तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कम होता रहेगा। हमको उस चैलेंज को, उस मैनेजमेंट को हमको चेंज करते करते स्ट्रांगली आगे बढ़ना पड़ेगा to optimize our production। अब राजस्थान में तो काफी 50-60 पॉन्ड है, वो भी इस तरफ से चिरू डिस्ट्रिक्ट की तरफ, तो वो भी काफी हरियाणा और पंजाब से प्रेरित होकर वो लोग कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो न्यू पार्ट। बट ये तीनों में इनलाइन सलाइन के अंदर सबसे ज्यादा यही बात है कि हम जो साइंस और जो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, सी बेस या क्रीक बेस जो ब्रैकिश वाटर का, उसके अंदर हमको कई सारे इंप्रूवमेंट, उसको करेक्शंस लाके काम करना पड़ेगा। साइट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे, तभी ये काम आगे होगा। कई किसान लोग देखते हैं कि भाई मैं भी बोर में कर रहा हूँ, वो भी बोर में कर रहा है। अरे भाई साहब, बोर 100-200 किलोमीटर में बोर की तासीर चेंज हो जाती है, उसकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। बोर का मानसून में अलग वाटर क्वालिटी होती है, समर में अलग वाटर क्वालिटी होती है, विंटर में अलग क्वालिटी होती है। तो आपको वाटर क्वालिटी के इंटेक के हिसाब से आपको अंदर ट्यूनिंग करनी पड़ेगी श्रिम्प फार्मिंग के लिए, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अब पूरे ओवरऑल, जैसे डॉक्टर प्रभुजीत से या कई किसान फार्मरों से मैं रहता हूं, तो मैंने कुछ स्ट्रेटेजी सोची है कि भाई पंजाब फार्मर और पंजाब श्रिम्प फार्मिंग फेटर्निटी क्या करना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको कि इनलाइन श्रिम्प फार्मिंग के अपने मेरिट्स और डेमेरिट्स है। फार्मर को इस चीज को गंभीरता से समझना चाहिए और उसी तरह से एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि आपको जो नेचुरल मिनरल्स जो सी वाटर में जो उसका जो बैलेंस वे में जो मिल रहे हैं सी में, वो आपको आपके बोर वाटर में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपको सही कंपोजिशन ऑफ मिनरल इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको सही मात्रा में मिनरल की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो पूरा श्रिम्प का ऑस्मो रेगुलेशन, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है। किसान भाइयों को लास्ट टाइम भी जिन्होंने मुझे सुना होगा, मैंने आपको एक आश्चर्य होगा इस बात का कि एक श्रिम्प जो आप मूंछ के बाल के जैसा झींगा जो PL 10-12 आपके पॉन्ड में लाके डालते हैं और जब तक उसको आप 30 ग्राम का करते हो, वो ऑलरेडी कम से कम 25 से 26 बार मोल्ड करता है आपके पॉन्ड में। यानी 25 से 26 बार डिलीवरी करने के जैसा है। यानी 25 से 26 बार वो अपनी जान गवाते गवाते जान बचाता है। तो उसके लिए कितना प्रिस्टीन, कितना बैलेंस वाटर क्वालिटी होना चाहिए, किस तरह से सोडियम, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, आपका पोटेशियम किस एकदम लेवल में होना चाहिए उसका। क्यों ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इज मस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। तो वो बहुत जरूरी है किसानों को कि एक साइट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करें, ना कि कॉपी पेस्ट करेगी। यार चलो इसने मुझे ये बोल दिया, हरियाणा में इस फार्मर ने ये किया था, वो सक्सेस हो गया। भैया हरियाणा में जो किया वो हरियाणा के लिए सक्सेस है। पंजाब की केमिस्ट्री अलग हो सकती है, राजस्थान की केमिस्ट्री अलग हो सकती है। किसी के बोर के अंदर वहां 150 अल्कनिटी है और किसी की 800 है। तो उसको एक प्रोटोकॉल, एक कॉमन प्रोटोकॉल कॉपी पेस्ट का नहीं चलेगा प्रभुजीत। यस राइट, एब्सोल्युटली। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका
मैंने मीरा मैडम से भी लास्ट टाइम मिला था, प्रभुजीत से भी मिला था, और आपके कई फैकल्टीज लोगों से मिला था। आप बहुत ज्यादा फार्मर फ्रेंडली हो, कहीं मदद करने के लिए तैयार हो। तो मैं सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटी ये काम कर सकती है कि कुछ एरियाज के अंदर उनकी वाटर क्वालिटी, उनके पैरामीटर्स को अच्छा स्टडी करके कुछ स्टूडेंट्स को पीएचडी पे या रिसर्च पे लगा के आप साइट स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हमको बनाना बहुत जरूरी है, तभी किसानों को सक्सेस मिलेगा। सर वी आर ऑलरेडी वर्किंग, मैडम के कुछ स्टूडेंट्स ने काम भी किया, मेरा एक प्रोजेक्ट भी था। तो सर हमने जैसे आप बोल रहे थे विदिन किलोमीटर्स क्या, विदिन फ्यू मिनट मीटर्स आल्सो दिस वाटर क्वालिटी जो पंजाब के वाटर्स की चेंज, वी हैव स्टडीड इन डिटेल, स्टडीड इट। अब वो अपन डिस्कस करेंगे प्रभुजीत ओपन सेशन। यस सर, ओके सर। फिर सबसे बड़ी जो बात है कि अर्जेंट नीड है। अब मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि पंजाब हरियाणा में, जहां आज आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, देखो मैं बताता हूं गुजरात में सक्सेस क्यों तो वी यूनाइटेडली वी वन है, हम एक है। हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे पास 15,000 हेक्टेयर है, हम ये देखते हैं कि एक फैमिली के पास 15,000 हेक्टेयर। हम आज 2800 फार्मर एक प्लेटफॉर्म पे हैं, गुजरात एक्वाकल्चर एसोसिएशन। आज हमारे पास 45 डीलर एक एसोसिएशन, सॉरी 88 डीलर एक एसोसिएशन में है, जिसका नाम है गुजरात एक्वाफीड डीलर्स एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं। आप खुद सोचते हो कि मैं 25 साल पहले नॉन गुजराती था। मैं आज भी, आप सोचो वो लोगों ने मुझे कितना प्यार, कितनी इज्जत दी कि दोनों एसोसिएशन का मुझे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बना रखा है। बिकॉज हमने कभी भी यूनिटी में इन्वेस्टमेंट करी है। आज गुजरात फार्मर का कल मैं आवाज दूं तो पूरे 3,000 फार्मर एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, पूरे 88 डीलर एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। बिकॉज बिजनेस फर्स्ट। आज श्रिम्प फार्मिंग जिंदा है तो ही डीलर जिंदा रहेगा, तो ही फार्मर जिंदा रहेगा, तो ही प्रोसेसर जिंदा रहेगा, तो टेक्नीशियन जिंदा रहेगा, तो ही साइंटिस्ट, फैकल्टी और रिसर्च जिंदा रहेगा। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी मेरे किसान भाइयों को पंजाब हरियाणा उनके ये बताता हूं कि आपको आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा और आपस में आपका एक मजबूत एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। आपको सबको साथ में आना पड़ेगा। तो जब आप साथ में आएंगे तो आपको साथ में बच्चा मिलेगा। जब आप साथ में आएंगे तो आप साथ में हार्वेस्टिंग करके आपको अच्छा रेट मिलेगा। आप सोचो कि मैं राजवीर से ये बात बताया कि राजवीर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हो पिछले 1.5 महीने से? अरे स्पाइस जेट वालों से बात करो, इंडिगो वालों से बात करो। आप फार्मर एसोसिएशन बनाओ। प्लीज somebody mute it, किसने ओपन किया है? हेलो सर, आई एम चेकिंग। इसमें ऐसा है प्रभुजी, फार्मर लोग एसोसिएशन बनाएं और आपके लिए, पंजाब के लिए भी, हरियाणा के लिए भी चंडीगढ़ सेंट्रल एयरपोर्ट है। यस सर। 10 फार्मर इकट्ठे हो गए तो आपको 1.5 से 2 करोड़ सीट लाने को मिलेगी। अरे यू कैन चार्टर योर ओन फ्लाइट, यू कैन सेलेक्ट योर ओन हैचरी। आप अपने पसंद की हैचरी सेलेक्ट कर सकते हो। आप आपके रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेज सकते हो, सीट टेस्ट करवा सकते हो और आप उसको ला सकते हो। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप बजट कैलकुलेट करो, सब किसान भाई कैलकुलेट करो। पिछले साल आप पंजाब हरियाणा में सब मिला के करीब 1500 से 2000 टन उत्पादन हुआ। यस सर। आपको 50 रुपए 60 रुपए एवरेज कम मिला। यस सर। तो भाई साहब लगाओ 2000 टन पे 250 टन, आप सीधा आपको हो गया 10 करोड़ कम। यस सर। अरे भाई 10 करोड़ में क्या नहीं कर सकते आप लोग? 10 करोड़ तो आपका ही है ना। यस सर। एक छोटे तौर पे चंडीगढ़ जहां फार्मिंग एरिया है, इमेजिन करो कि आपने ज्यादा कुछ नहीं, खाली 5-25 लाख रुपए खर्चा करके आपने एनएफडीबी के साथ कोलैबोरेट करके, स्टेट फिशरीज के साथ कोलैबोरेट करके आपने खाली एक पीलिंग शेड बना दिया। समझ रहे आप मेरी बात? और 5 किसान लोगों ने 5 टन 6 टन हार्वेस्ट करके वहां माल सवेरे सवेरे ले आया, उसको हेडलेस कर दिया, प्रॉपर आइसिंग कर दी। एक सिंगल ट्रक आंध्र प्रदेश से आई और आपका 10 टन का हेडलेस करके 60 टन माल लेके गई। आपको 30 से 40 रुपए किलो के पीछे फायदा होगा कि नहीं होगा? आपको कहां से एक फार्मर के लिए एक आदमी कोई प्रोसेसिंग गाड़ी भेजेगा? कोई नहीं भेज पाएगा। इसीलिए आपको कॉमन पीलिंग और कोल्ड स्टोरिंग शेड आपको इमरजेंसी में वहां चाहिए। जब तक आप किसान भाई लोग नहीं आएंगे आपको नहीं होगा। आप
आपके पास गिने चुने 25-30 किसान हैं और उनमें से हर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है। बोलते हैं ना, एक बार बोले मेनू की, अरे भाई तकलीफ तेरे को है, बोलते तेनू की। ये चीज से आपको उभरना पड़ेगा। अरे मुझे क्या, अरे तुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है? अरे भैया पूरी इंडस्ट्री की पड़ी है, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री। आज हम इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, आंध्र प्रदेश 6.25 लाख टन पान पकाता है, गुजरात 40,000 टन पकाता है, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि गुजरात की प्रोडक्टिविटी पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी है। अगर से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में 50 ग्राम का कोई झींगा पका सकता है तो वो सिर्फ गुजरात पका सकता है, बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, गुड प्रोटोकॉल, गुड यूनिटी, बिकॉज वी शेयर द नॉलेज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आप सब पंजाब हरियाणा के किसान भाइयों एक हो जाओ तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, आपको कोई गलत राह पे लेके जा नहीं सकता। आप एसोसिएशन बनाओ, और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मैडम के सामने, आप सब लोगों के सामने, अगर से आपको चाहो तो मैं आपके बोर्ड पे आपको फ्री सलाह देने के लिए भी तैयार हूं। सबसे बड़ी चीज है जो आपको पंजाब हरियाणा वालों को, हर कोई वहां पर नॉनवेज खाने वाला है। हर जगह पंजाब में बटर चिकन, तंदूर तो आपने पूरे विश्व को दिए। चिकन तंदूरी और बटर चिकन मसाला पंजाब का पूरी दुनिया, पूरे विश्व में जानते हैं। मैं आज आपको ताजुब होगा कि एक बार मैं क्या बोलते हैं उसको, मडागास्कर में अंतानानारिवो उनका कैपिटल है, वहां से मजंगा से एक आइलैंड सुवाला, यानी जहां जाने के लिए भी मेरे को वापस डर लगेगा, इतना छोटा सा, वहां एक छोटे से रेस्टोरेंट में मुझे बटर चिकन मसाला मिला था खाने के लिए। तो सोचो आप कि क्या बड़ी ताकत है पंजाब की। अरे भाई आप सोचो कि व्हेन यू कैन ईट तंदूरी फिश, तंदूरी श्रिम्प, तो व्हाई नॉट झींगा? कई लोगों को अवेलेबल नहीं है। ये जो एसोसिएशन आप बना रहे हो, उसके अंदर आप कुछ किसान लोग इकट्ठे होकर 50-60 काउंट का माल आप 350 रुपए में आराम से बेच सकते हो खुद के कोल्ड स्टोर आउटलेट में। उसके लिए एनएफडी भी तैयार है, स्टेट फिशरीज तैयार है, लेकिन किसी न किसी को साथ में आना होगा। आपको मेरा मैम ताजुब होगा कि जो आंध्र प्रदेश में आपने महीना भर पहले सुना कि 150 रुपए में झींगा फेंक दिया, 200 रुपए किलो में आएगा। आप कभी सुने नहीं होंगे मैम कि गुजरात के अंदर, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, गुजरात में पिछले 10 साल में उकाई इतना बड़ा 65,000 हेक्टेयर का डैम होते हुए भी कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार और बासा कभी भी 80 रुपया किलो फार्मर को प्राइस नहीं मिला। जैसे रिपीट कर रहा हूं मैम, 80 रुपए के ऊपर कभी नहीं मिला 10 साल में। जी सर। आप सोच सकती है लॉकडाउन के अंदर आज मछली का गुजरात में क्या भाव होना चाहिए? जो रेगुलर मार्केट में 80 रुपए नहीं बिकी सके तो ये बंद मार्केट में कहां से बिकेगी? लेकिन मैम आपको ताजुब होगा कि जो किसानों के पास इक्कल दुक्कल जो भी एकड़ में जो फिश थी, जो डैम में थी, जो केज कल्चर कर रहे हैं, फार्म प्राइस इज 275 रुपीज। That's good, sir. Yes. अच्छा, दूसरी बात, गुजरात being the second or the third vegetarian state in the country, जो श्रिम्प का आज 80 काउंट 100 काउंट का आंध्र प्रदेश में 240 नहीं मिल रहा है। मैम जो फार्मर, मैं आप रिकॉर्ड पे बोलना चाहता हूं कि कुछ फार्मर है, जैसे कि अपने नाम शायद लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के कुछ फार्मर है जो सिर्फ नवी मुंबई और अंधेरी एरिया के अंदर 60 काउंट 50 काउंट को 400 रुपए किलो बेच रहे हैं। ग्रेट। गुजरात के अंदर आज खाने को झींगा नहीं मिल रहा है। जो समंदर के अंदर, जो भर्ती के अंदर जो छोटा छोटा 120-150 काउंट का जो मिल रहा है, आपको मैं अभी रेट बोलूं तो मैम आप ताजुब करोगी, 650 से 700 रुपया किलो। तो बॉस दैट इज द पावर ऑफ अ डोमेस्टिक मार्केट इफ यू डेवलप इट नाइसली। जी सर। और ये लॉकडाउन एक ऐसा समय है कि जहां हमको चिंतन का समय मिल गया है। और मैं तो 27 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, और मैं अगर से आप मुझे पूछे कि पूरे कोविड के अंदर, ये लॉकडाउन के अंदर कोई सजेशन और स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं सभी जो भी सुनने वाले किसान भाइयों से लेके मिनिस्ट्री तक, मोदी जी से भी हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अगर ये 50,000 करोड़ का धंधा अगर से डबल करना है, बचाना है, तो डोमेस्टिक मार्केट ही सबसे बड़ा पर्याय है।
किसान भाइयों को एक स्टैंडर्ड में रेट मिलेगा। आप खास करके पंजाब हरियाणा आप भूल जाओ, आपको 20 काउंट 30 काउंट में बहुत समस्या आएगी वाटर क्वालिटी की वजह से वहां तक ले जाने में। आपका टारगेट होना चाहिए 50-60 काउंट मेजर। आप देखना आपको 20-22 ग्राम के बाद ही रनिंग मोर्टेलिटी चालू हो जाती है। आपको एफर्टलेस 10-12 ग्राम तक तो एफर्टलेस झींगा पक जाता है आपका। राइट राजवीर? यस सर। हेलो यस सर। राजवीर सुन रहे हैं? यस सर। Is he there or he left? Sir, he is there. तो सबसे बड़ा ठीक है। बस अब मैं लास्टली ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कई सालों से, पिछले स्टूडेंट के 3 साल और 27 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एक्वाकल्चर में, और मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने वो एक्वाकल्चर श्रिम्प फार्मिंग की वजह से हूँ। और मैं ऊपर वाले का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं एक जमाने में मैं डॉक्टर बनना चाहता था, फिर IAS IPS बनना चाहता था, लेकिन आज उसने मुझे एक श्रिम्प फार्मर, एक सोल्जर बनाया जो फूड प्रोडक्शन कर सकता है। हमारे देश में 136 करोड़ को अगर से इस लॉकडाउन में कोई पेट भर के खिला सकता है तो वो किसान भाई हैं। और हम नसीब वाले हैं कि चाहे हम फिश फार्मर हो या श्रिम्प फार्मर हो, हम अन्न उत्पादन के क्षेत्र में, और अन्नदाता सुखी भव माना जाता है कि अन्नदाता सुखी रहो। तो हमको कई लोगों का आशीर्वाद है इस बात पे। और मैं फाइनली एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने हरदम बोला है कि एक्वाकल्चर हैज द पोटेंशियल टू फीड द मैनकाइंड। अगर से इस मानवता को पेट भर के कोई अन्न खिला सकता है तो उसमें एक्वाकल्चर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और जो हम जल कृषि में क्रांति ला सकते हैं। भारत सरकार ने भी एक नई डिपार्टमेंट, नई मिनिस्ट्री बना के हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, तो हम एकजुट होके भारत का और अपना भविष्य बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you, Manoj sir, for such a wonderful talk, sir. Actually, we have one more presentation. Meera madam is with us. जी। After Meera madam's talk, we will take question answer session. We will have a discussion session. Sure. So, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत दिलों धन्यवाद करता हूं, सारे फैकल्टी का, सारे स्टूडेंट्स का। तो आप जस्ट थोड़ा और वेट करिए। हमारे पास हमारी मैडम जी डॉक्टर मीरा डी अंसल, जो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट की, शी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस वेबिनार। और सर मैं आपको बता सकता हूं कि विदाउट हर help and without this was her brainchild only that we have to do this. She is, अगर हम स्लैन एरिया की बात करें तो रचना गोयल जी, संजीव अत्री, जो आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो, प्लीज आप वो लोग स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर दो प्लीज। तो मैं सर आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आज हमारे स्लैन एरिया में क्या बोलते हैं श्रिम्प फार्मिंग में डेवलपमेंट हुई है। यस सर। यस मैम। हेलो मैम। यस मैम। Dr. Prabji, there is some disturbance. Please check it out. Yes ma'am, I have told them disturbance is removed. Some people were interfering, they have stopped it. Okay. So continuing on that, you just make it clear that we will be having the discussion after my talk. I will be having just a short talk. Okay. Yes, Yes. I have told everyone. I was just telling. So Meera ma'am, she was the main force behind this webinar. She only motivated me, and I will tell कि जो सर मैंने सर आपको बताना चाहता हूँ खास तरीके पे कि सर मैंने उनके साथ काम किया है। शायद जो एक ऐसे एरिया में हमने काम किया और उनकी वजह से आज जो सलाइन वाटर एक्वाकल्चर जो पंजाब में डेवलप हुआ, उनका और एक पूरी टीम, डॉक्टर आशा जो हमारी एक्स डीन थी, कमलदीप मैडम, इनका एक कंबाइंड टीम की वजह से जो हमारा एक सर आज के डेट में जो एक्वाकल्चर डेवलप हुआ है। एंड शी इज सच अ मोटिवेटिंग लीडर, शी इज सच अ इंस्पायरिंग लीडर। और सर आज मैं उनकी तारीफ में भी मैंने कुछ लिखा है। मैडम सोच रहे होंगे डॉक्टर प्रभजीत अचानक शायर कहां से बन गए। मैम इट्स अ हिडन टैलेंट। मेहनत और लगन से अपने काम को निभाती हैं, मेहनत और लगन से अपने काम को निभाती हैं। सलाम करता हूं आपको कॉलेज ऑफ फिशरीज को चार चांद लगाती है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने, है ना? नहीं मैम, बिल्कुल मैं
Please, ma'am, you start with your talk, please. Okay. So thank you, Dr. Prabhajit, and very good afternoon to everybody. First of all, I like to thank Dr. Manoj Sharma that he was with us today and he has shared his experiences and recommendations for our farmers so that they can they are motivated and they are ready for the crisis which is there in the industry. So डॉक्टर मनोज शर्मा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमारे साथ आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हमारे फार्मर्स. Yes, sir. So it was a pleasure listening to you, sir. And you are having such a dynamic personality that you motivate us to do better always. Last time also when you visited College of Fisheries Punjab, you had a very good interactive session with our faculty, our farmers and our students. And our farmers, they trust you, sir. They relate with you, sir. And I am very sure that after listening to you, they will be motivated and more confident than ever. So they are doing very good. And I assure you that they will be doing better in future also. So everybody knows कि सर जैसे कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में आप जानते हैं कि एक लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे उद्योग जो है वो स्टैंड स्टिल हो गए हैं. So everybody is suffering. Shrimp farming is one of that. तो इस इंटरफेस का जो मेन मकसद था that was actually to guide our farmers not to panic, have patience and follow the recommendations, especially by you, sir, so that they can survive the crisis. And secondly, sir, we are also having our students in today's talk. And the purpose was that we want to make them understand and develop a vision to tackle such crises in future, maybe as an entrepreneur or as a scientist or as an extension worker. So I welcome you all, sir. We have our farmers with us, our students, our faculty. And for the sake of farmers, I will continue my talk in Punjabi now. So ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ मैम फार्मर्स के क्वेश्चन ले तो लास्ट पे होगी मैं आपको बोल चुका हूं कि आपके क्वेश्चन लास्ट में 15 मिनट लेने हैं. ओके मैं सिर्फ 15 मिनट लेने हैं. मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है. सॉरी मैडम, सॉरी मैम, आप गलती से शायद म्यूट हो गए हैं. आई वाज ट्राइंग टू म्यूट समवन एल्स. आई एम सॉरी. सो मैं ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ. ਬਰੂਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਨਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਨਿਰਯਾਤ ਲੈ ਲਓ. ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70% ਝੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਡ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ, am I audible? Very clear ma'am, very clear. Okay. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਈ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ.
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੱਛੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, USA ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਚਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਮਿਲੇ। ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਇਕੱਠਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਓ। ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੀਡ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ, I think somebody is interfering. ਪਲੀਜ਼ ਮਹਿਤਾ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਸਕ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਮੈਮ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਓਕੇ, ਸੋ I think ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣ। 20 ਤੋਂ 30 ਪੀਸ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 10, 15, 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਾਧੂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 120 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਟਾਕਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਲੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੌਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੌਂਡਸ ਦੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਏ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੀਰੀਅਡ ਮੀਨਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਨੇ ਜਾਂ 30 ਏਕੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਜਾਂ 12 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਏਕੜ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਵੀਕਸ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਵੀਕਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਵੇਟ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਓਨਲੀ ਵਨ crop. So if we will be stocking in June, we will be harvesting a comfortable crop before the month of November. Okay, and then we shall go for slow stocking, and then we can go for phased stocking, as Dr. Sharma he is already doing in his farm, and he is also advocating this to the farmers. So ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਝੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ USA ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਇਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਝੀਂਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਜਿੰਨਾ ਝੀਂਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਝੀਂਗਾ ਫਾਰਮਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਝੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਝੀਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਝੀਂਗਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਝੀਂਗਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਝੀਂਗਾ ਵਿਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੀਂਗਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਮੁਰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਅਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਔਰ ਝੀਂਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਔਰ ਝੀਂਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿਕਨ ਮਟਨ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਔਰ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਲੀਜ਼ see ki in the past few days we were contacted by the Department of Fisheries Central Government. उन्होंने हमसे कहा है कि we shall develop some suitable working model for developing shrimp farming in inland states. So I am very happy कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने हमें कांटेक्ट किया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इनलैंड स्टेट्स में श्रिम्प फार्मिंग डेवलप हो रही है, तो आप कोई ऐसा वर्किंग मॉडल बना के दीजिए जिससे हम इसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सके और इसको इकोनॉमी की तरफ इसका कोई कंट्रीब्यूशन दे सके। So sir, we have developed a model, we are working on it, where we will be having some very strong linkages backward and forward involving NFDB, MPDA, CAA and state government, so DOF. So we have we are trying to make out a very suitable working model. So अगर ये वाला प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਚਰੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਲੈਂਡ ਸਟੇਟਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ a forward linkage with the processing industry, and at the same time we have to have a very strong linkage with the industry, whether it is food, feed industry or pharmaceuticals, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਫੀਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਿੰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। Thank you, Meera ma'am, for such a wonderful talk and your very constructive and motivating suggestions for the Punjab farmers. Now I will invite my colleague Dr. Surjanarayan Datta. He will coordinate the question answer session. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਨੋਜ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੀਰਾ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। Thank you, Dr. Prabhjeet and Dr. Meera Madam and Honorable Dr. Manoj Sharma sir. Yeah, both of you has discussed in detail. हम लोग पंजाब के farmers जो है, I think you have learned and you motivated their lectures. हम लोग अच्छे जो भी सवाल जवाब है ये शुरू करने वाले हैं। I have noted some of the things. तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। मिस्टर मनोज सिंह, मनजीत सिंह, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर मनजीत सिंह, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर मनोज शर्मा मीरा मैडम से। I think we lost the connection. Second एक सवाल था हंजराज सिंह फार्म, उन्होंने स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में पूछे है। What should be the ideal stocking density?
sir. Are you audible to me? Yeah. हाँ लग जी क्वेश्चन चलते पे 20 मिनट लग जाएंगे हाँ जी sir. स्टॉकिंग डेंसिटी इम्पोर्टेंट नहीं, आपको इम्पोर्टेंट है कि आपकी पॉन्ड की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, आपका पॉन्ड कितना बायोमास का वजन उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जी sir. अगर से आज मैं 80 किलो का हूँ तो मैं आराम से 8-10 किलो को पीठ पे कैरी करके दिन भर घूम सकता हूँ। क्या मैं 50 किलो को उठा के घूम सकता हूँ? मैं तुरंत थक जाऊंगा या मर जाऊंगा। तो आपके पॉन्ड के अंदर आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पंजाब हरियाणा के फार्मर और राजस्थान के फार्मर जो भी मुझे सुन रहे हैं वो दूसरों का कॉपी पेस्ट मत करिए, भूल जाइए दूसरों को। आप आपके पॉन्ड के अंदर देखिए कि आपकी नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैरिंग कैपेसिटी कितना फर्क करती है सिर्फ एक पैरामीटर पर। अभी मैं जब रिसेंटली मैं बांग्लादेश के टूर पे गया था तो बांग्लादेश के मैं देखा हाँ जी सर। फार्मरों का वहाँ पर बड़े बड़े वधिया सर तुम सुनाओ 5 एकड़ 10 एकड़ के एक ट्रेडिशनल फार्म है, लेकिन ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ और पानी ज्यादा 3 ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ठीक है। ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਧਾ कि इंडिया के ਹਾਂਜੀ अंदर डॉक्टर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ तो वो क्या सोचते हैं कि हम भी 1 हेक्टेयर में 6 टन 7 टन ले सकते हैं, डॉक्टर शर्मा तो ले रहा है ना, जी sir. लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 फुट का पानी का लेवल है। अब 3 फुट का पानी का लेवल ठंडी में ठंडा भी जल्दी होगा, गर्मी में गर्म भी जल्दी होगा जी और sir. बारिश में जल्दी डाइल्यूट भी हो जाएगा। लेकिन मनोज शर्मा ने उसके पॉन्ड करीब 1.8 मीटर के डीप बनाए हैं, 6-6.5 फुट पानी रहता है। मीन्स वाटर डबल मीन्स ऑक्सीजन डबल, स्पेस डबल। तो सिर्फ एक पानी की 1 फुट हाइट बढ़ाने से आपका बायोमास होल्डिंग कैपेसिटी 500 किलो बढ़ जाती है। जी sir. तो सबसे पहले किसान ये देखें कि उसकी पॉन्ड की साइज क्या है, पॉन्ड की हाइट क्या है, वाटर लेवल कितना मेंटेन कर सकता है, उसकी नेचुरल प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो हिसाब से ही शुड गो फॉर द स्टॉकिंग डेंसिटी। अच्छा जी सर। दूसरा कभी भी कैलकुलेशन रिवर्स करना चाहिए कि भैया तेरे को प्रोड्यूस कितना करना है। तेरे को देखो अर्धन पॉन्ड में 5 टन सबसे एवरेज है, पॉलीलाइन पॉन्ड हो तो 10 टन एवरेज है। तो आपको किस काउंट का मार्केट में डिमांड है, आपको अगर तो 40 काउंट भी बेचना है तो आप 40 काउंट के हिसाब से आप 5 4 20 2-2.5 लाख की स्टॉकिंग कर सकते हैं 20 से 25 पीस। लेकिन आपको 30 काउंट करना है तो यू शुड ओनली गो फॉर 15-20 पीस। तो आपका अगर से 1.25 लाख भी एनिमल बच गया, आप 33 ग्राम पे भी पहुंच गए तो आप 5 टन पे पहुंच जाओगे। जी सर. लेकिन फार्मर गलती क्या करते हैं कि भाई चलो मेरे को तो 3 लाख डालना है, और फिर क्या करेगा, तो पार्सल करेंगे जी, और फिर 2 बार पार्सल करेंगे जी। वो इस तरह के झंझट में ना पड़े। किसान लोग ये देखें कि भाई जब आप पार्सल करते हो तो आप पूरे पॉन्ड के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो। जी. आपका पूरा बैक्टीरियल लोड को पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हिला के रख देते हैं। आपको सिंगल हार्वेस्ट ही मैं रिकमेंड करूँगा। आप किसान भाई पहले ये देखें कि भाई आपके लिए आसान क्या है, 50 काउंट प्रोड्यूस करना, 60 काउंट प्रोड्यूस करना, 40 काउंट करना या 30 काउंट। उसके हिसाब से 5 3 15 आपको 1.5 लाख एनिमल चाहिए तो आप ज़्यादा 180 एनिमल। जी सर. तो स्टॉकिंग डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन योर मल्टीपल फैक्टर। आप ये नहीं कि 3 लाख डाल देंगे और फिर बाद में देखेंगे चलो 3 लाख डाल दिया, ऐसे भी 50% सर्वाइवल होना है, ये सब कैलकुलेशन मत करो। दैट इज माय रिक्वेस्ट। जी सर. हाजिरा स्ट्रीम फार्मिंग मंडी से पूछ रहे हैं सर, स्ट्रीम सेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन. या वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन. आप देखो, चाहे हम लॉकडाउन में हैं या तो लॉकडाउन के बाहर हैं, हम 136 करोड़ लोग हैं, हमको 2 टाइम खाना कंपलसरी है। और जो विश्व में जो बदलाव आया है लॉकडाउन के बाद, जिस तरह से लोगों ने देखा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज यही है कि खुद की इम्यूनिटी, खुद की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओ। इसका मतलब अच्छा खाना खाओ। अब अच्छे खाने के अंदर फिश एंड श्रिम्प इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इजीली डाइजेस्टेबल एनिमल प्रोटीन।
फिश और श्रिम्प के अंदर पूरे फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, मिनरल्स है। आपको ताजुब होगा कि चाइना के अंदर जो हम 15 से 20 लाख टन 15 जो 1.5 से 2 लाख टन झींगा बेचते थे, शायद उसकी खपत बढ़ के आपको किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि चाइना, हम ये देखते हैं कि कितना झींगा इंपोर्ट कर रहा है 15 लाख टन, लेकिन भैया आप अगर से चाइना का शेल फिश एक्वाकल्चर देखेंगे जिसमें फ्रेश वाटर प्रॉन है, फ्रेश वाटर क्रे फिश है, वो इन हाउस 45 लाख टन प्रोड्यूस करके खाते हैं। चाइना का लोकल कंजम्पशन झींगा का ही सिर्फ शेल फिश करीब 50 लाख टन है जी सर। इस बार उनका भी उत्पादन बहुत घट चुका है। सबसे बड़ी बात है कि पोल्ट्री, स्वाइन, सुअर का कल्चर पूरा वियतनाम के लेके पूरा बेल्ट में बीमारी फैली हुई है, तो एनिमल प्रोटीन रहा ही नहीं किसके पास। और अपने भारत देश में गए साल 8 लाख टन हमने प्रोड्यूस किया और बेच दिया, इस बार शायद हम 5 लाख टन भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो शॉर्टेज बहुत होगा। आपको ताजुब होगा कि मेरे पास 200 हेक्टर है, मैं पूरे के पूरे 200 हेक्टर स्टॉक करने वाला हूँ, तो मुझे ये विश्वास है कि इस बार बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन आएगा शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन स्टॉकिंग डेंसिटी में क्यों कम करना चाहता हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुझे पॉजिटिव कैरिंग कैपेसिटी में काम करना है। हम किसान भाइयों को नुकसान क्यों होता है, आंध्र प्रदेश में नुकसान क्यों होता है कि वो 6.25 लाख टन झींगा पकाते हैं, एवरेज स्टॉकिंग डेंसिटी उनकी 50 से 60 पीस है। क्या होता है कि जब उनका माल पक जाता है तो पूरे पॉन्ड स्ट्रेस सिस्टम में होते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होता है बायोमास का, और जिसके ऊपर स्ट्रेस है उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और उसमें डिसीज आता है। आंध्र प्रदेश में जहाँ पर भी जो लोगों ने भी स्टॉकिंग ज़्यादा करते हैं, वो व्हाइट स्पॉट के सिनारियो में जून जुलाई में उनकी कैरिंग कैपेसिटी निगेटिव होने की वजह से उनके ऊपर जल्दी अटैक हो जाता है जी। फिर जैसी बीमारी आ गई, पैनिक हार्वेस्ट चालू हो जाता है, पैनिक हार्वेस्ट चालू हो जाएगी तो प्रोसेसर रेट कम कर देते हैं जी। लेकिन आपकी सिस्टम इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चाहे रोग आए या जाए, भाव कम हो या ज़्यादा हो, आप फार्मिंग 150 दिन की जगह 200 दिन तक भी श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हो, तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि स्टॉकिंग डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि उत्पादन कम करो, अरे उत्पादन ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन भाई साहब जब आप 60 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे हाईवे पे, एक्सीडेंट होगा तो भी बच जाओगे, लेकिन आप 120 की स्पीड पे चलाओगे, खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मारोगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लो स्टॉकिंग डेंसिटी मॉड्यूल, सस्टेनेबल मॉड्यूल एंड हाई स्टॉकिंग डेंसिटी मॉड्यूल। फर्क ये है जी सर। थैंक यू सर। लाइव क्वेश्चन को पूछना चाहते तो आप लोग अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, फिर म्यूट कर लीजिए प्लीज, यू कैन स्टार्ट। हेलो, लाइव क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी, गगन फ्रॉम पंजाब सर। Department of Aquaculture, College of Fisheries, Gadwasu, for our encouraging speech and strategic framework for sustainable development of fisheries in Punjab. Madam, we are really thankful for your continuous motivation, support and guidance, and we all are hopeful that fish farming, shrimp farming in Punjab will attain a new height under your able leadership in post-COVID session. I also wish to express my gratitude to Dean College of Fisheries, Gadwasu, Dr. K. Sandhu sir, for providing encouragement and continuous support. I am very much grateful to Dr. Prakash Singh Brad, Dean College of Fisheries and PI IDP NAICP project for giving us an opportunity to organize this event. I heartily congratulate Dr. Prabjit Singh, organizing secretary of today's event, for successfully coordinating this webinar. And I also extend my big thanks to our entire faculty and non-teaching staff of College of Fisheries, Gadwasu, for their support. And I also extend my thanks to our beloved students, farming community, entrepreneurs who participated in this webinar. And I think you have enriched a lot through listening this lecture. Thank you all for making this event successful with your participation. Thank you all. Thanks. We want to listen from Meera Madam before we can conclude
with an idea of organizing this interface where we can interact with some industry students, our farmers together. It was a great idea. So I immediately said yes, that we shall proceed to have such an interface, and I am very happy that it was such an success, especially due to Dr. Manoj sir. We are blessed to have such a wonderful talk with him, his experiences and his most of all his motivational words. He is always positive, so a positive frame of mind or a positive attitude always work. As one of our farmers, he said कि मैं हुन ज़्यादा आशावान हैगा या ज़्यादा confident हैगा कि मैं हुन अपने की कहते ने stocking करांगा. So जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर चाहिए हुंदे ने जेडे positive हुंदे ने ते हमेशा motivate करदे. ठीक है? So in today's seminar or webinar, Dr. Manoj Sharma, he has played such an instrumental role in motivating our farmers, and they are feeling more confident. So sir, I wish कि आप बहुत जल्द दोबारा पंजाब में आएंगे और हमारे साथ हमारे farmers को, students को दोबारा मिलेंगे. So we are looking forward that we will be meeting soon this year also. So sure ma'am, thank you so much. मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब शुरुआत करी थी, मैंने यही बताया था कि प्रभुजीत चाहे जितनी तारीफ कर ले, लेकिन मैं किसान हूँ और सक्सेसफुल किसान हूँ, और जो भी लोग मुझे दुनिया में सुनते होंगे, लास्ट टाइम मैं स्टूडेंट और भी था, मैं सबको ये बोलता हूँ कि मैं नहीं हूँ, गुजराती नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी, लेकिन जिंदगी में हरदम पॉजिटिव रहा. ऊपर वाले की बहुत आशीर्वाद रहा मेरे पे. आज गर्व से कह सकता हूँ कि पूरी टैक्स भरता हूँ, इसलिए गर्व से कह सकता हूँ कि 100 करोड़ के ऊपर का श्रीम फार्मिंग का टर्नओवर है मेरा. और जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी यही मानना है कि मैं कोई सुपरमैन हूँ नहीं. जब मैं कर सकता हूँ पॉजिटिव में, तो मैं हर वो बंदे को यही चाहता हूँ जो सुन रहा है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हो. और इसके लिए अगर से मेरा नॉलेज किसी के काम आए तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा थैंक्स गिविंग रहेगा श्रीम फार्मर्स के लिए. तो मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के प्यार मोहब्बत से हूँ, श्रीम फार्मिंग के आशीर्वाद से हूँ. अगर से मेरा सक्सेस मंत्र किसी के जीवन में काम आ सकता है तो इससे बड़ा योगदान मेरे जीवन का और इससे बड़ा कोई नहीं होगा. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको मैम कि आपने थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. और ये डॉक्टर प्रभुजीत साहब का, ये तो मेरा छोटा भाई है. सचिन वहाँ आया था लास्ट टाइम, सचिन से मिला. सचिन इज देयर ऑनलाइन? Yes, Sachin is there, sir. Sachin is there, sir. Yeah, he's there. How are you, सचिन? अच्छा चलो, एनीवे राजवीर, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार. मेरे लायक कोई भी जरूरत हो तो जरूर याद करना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. मैं आपसे Thank you so much, sir. Thank you. I'll exit. Thank you, sir. ma'am. Thank you, Thank sir. you. Thank you, ma'am. Thank you. So nice. धन्यवाद Thank सारे you, सब thank you. सारे अंदर. Thank you, ma'am. Thank you जी. Thank you. All the Thank best. you. Thank you, ma'am.